आप दोनों को शॉक लगा था रिजल्ट देखकर? शौक उत्तर प्रदेश को देख के लगा। एक गारंटी कार्ड को बिल्कुल पर्ची की तरह बढ़ाया गया। ये आइडिया दिया था प्रशांत किशोर ने पंजाब के चुनाव में। क्या उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के साथ भीतरघात हुआ है? क्या उनके अपने लोगों ने उन्हें धोखा दिया है? भीतरघात नरेंद्र मोदी के साथ में हुआ है या मुख्यमंत्री के साथ में हुआ है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो आंकड़े हैं और जो नतीजे हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं आपस में। यू कैन स्मेल कि क्या कोई भीतरघात था, कोई किसी को रोक रहा था। खराब लोगों के टिकट काटो, पूरे भारत में वो लागू किया, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू किया भाई? सीट देते वक्त आपको कैसे नहीं पता चला कि लल्लू सिंह को लेकर इतनी नाराजगी? इतनी जो नाराजगी। पत्रकार जा रहा है उसको दिख रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। पब्लिक कह रही है कि ये आदमी जो है वो मिलता नहीं है, इसको लेकर नाराजगी है, और जो सीट दे रहे थे, जो टिकट दे रहे थे, उनको नहीं पता चला। हर एक इंसान को उस कमरे के अंदर, हर एक व्यक्ति को टिकट देते समय पता था कि इसको टिकट दिया और ये हारेगा। यूपी में खराब लोगों को भी टिकट दिया गया, जानते बूझते दिया, जानबूझ के दिया गया, ये जानते हुए कि ये हारेंगे तब भी दिया। दूसरा कहा कि योगी आदित्यनाथ को ये हटा देंगे। अब अमित शाह ने 75 वाले का तो एक्सप्लेनेशन दे दिया, योगी आदित्यनाथ का एक्सप्लेनेशन क्यों दिया? यूपी में जो टिकट बांटे गए उसमें योगी आदित्यनाथ की कितनी चली? देखिए, योगी आदित्यनाथ हर मीटिंग में बैठे थे। बैठने से क्या होता है? आप अपनी पर्सनल ईगो, पर्सनल इश्यूज, पर्सनल फ्रिक्शन के कारण मेन एम को भूल करके आप छीछा लेदर कर बैठते हो एक राज्य में। क्या आपको दोनों को लगता है योगी आदित्यनाथ का कद छोटा करने का डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रयास हुआ इस चुनाव में? 100 ग्राम कम करने के चक्कर में किलो भर काट लिए। कंट्रोल डिटोनेशन ये जो नाम control की चीज detonation होती तो है, ये नहीं- नहीं होता, ये तो फिर हर जगह फटेगा पॉलिटिक्स में नहीं होता। वो फटा तो फिर पूरा ही फटता है ना। और रेशम जी, वहाँ नारा क्या चलता था पता है? ना अयोध्या ना काशी, जीतेगा पासी। जीतेगा। मुसलमान को प्रधानमंत्री ने घर दिया, उसने पीएम को वोट नहीं किया। आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि 500 साल के इंतजार के बाद जिस हिंदू को राम मंदिर दिया, उसने अयोध्या में वोट क्यों नहीं किया? नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे ये प्रयास कि किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर, यानी ऊपर से देखना, ताकि चीजें बहुत स्पष्ट और वृहत नजर आएं। और इसलिए देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस विषय की है, आज हम उसे टॉप एंगल से देखेंगे। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं कि ये हुआ क्यों, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई, बंगाल में सीटें बीजेपी को कैसे कम आ गई, महाराष्ट्र में क्या हुआ, दक्षिण भारत में बीजेपी कैसे बढ़ी। जो आरोप है कि भाई नरेंद्र मोदी के लिए तो ये मैंडेट ही नहीं है, क्या ऐसा है क्या? जितने भी विषय आपके मन में इस रिजल्ट को लेकर हैं, आज हम उन सारे सवालों को टॉप एंगल से देखेंगे। और उसमें हमारी मदद करेंगे हमारे दो मेहमान। यशवंत देशमुख साहब हमारे साथ हैं और शांतनु गुप्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों का परिचय कराने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन पहले मुझे यह बताइए कि जिस दिन 4 जून को नतीजे आए, आप दोनों को शॉक लगा था रिजल्ट देखकर, या लगा कि नहीं यही होना था? यशवंत भाई पहले आप। नहीं, शौक उत्तर प्रदेश को देख के लगा। हालांकि अंदेशा और उस चीज का लग रहा था, सुगबुगाहट, कि उत्तर प्रदेश में चीजें विचित्र तरीके से हो रही हैं, लेकिन चूंकि आंकड़ों में बीजेपी का और अलायंस का वोट शेयर 44-45% लगातार आ रहा था, इसलिए लग रहा था कि अगर कुछ इंटरनल इश्यूज में 2-4 सीटों का असर पड़ेगा भी तो 2-4 का ही असर पड़ेगा। ये मामला बिल्कुल 1998 की तरह से कुछ हो जाएगा इंटरनल उसके चक्कर में 35 सीट वाला, ये नहीं था। दूसरी चीज क्या होती है शांत, कि हम लोग जब डेटा को देखते हैं तो डेटा को आप होलिस्टिकली देखते हैं ना, आप पीसमील में नहीं देखते। जो चीज काम कर रही है मध्य प्रदेश में या बिहार में, वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी ही उतनी है, अगर गैप अपोजिशन का और बीजेपी का उतना ही बड़ा है, तो राजस्थान में वो चीज क्यों नहीं चलनी चाहिए? अभी 3 राज्य आपने जीते 6 महीने पहले, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उसी लाइन पे चलने, तो राजस्थान अलग। 6 महीने में प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि राजस्थान के लोग मोदी को हराने के लिए करें? तो आप जब इंटरनल स्क्वैबल्स, एक तो क्या है कि इंटरनल स्क्वैबल्स, इक्वेशन बिगड़ना, व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों के इश्यू हो जाना, नेताओं की बात कर रहा हूं, पब्लिक की नहीं, ये इश्यूज डेटा में नहीं कैप्चर किया जा सकते। ये चीज पब्लिक के उसमें आ सकती है, डेटा में मतलब जो मूड की बात है। तो वो जरूर एक झटका लगा यूपी का कि यार ये राजस्थान में जितना सोचा था उससे ज्यादा नुकसान हो गया। महाराष्ट्र तो खैर हम पिछले 18 महीने से चीत्कार कर रहे थे कि मामला बिल्कुल ही धराशायी हो रहा है,
लोग सुनने को राजी नहीं थे। लेकिन सबसे शॉकिंग आपके लिए उत्तर प्रदेश। और सच बताएं तो उत्तर प्रदेश के अलावा इस पूरे इलेक्शन की कहानी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की 35 सीट आप जोड़ दीजिए, कहानी खत्म हो जाती है। कहानी क्या है इसमें? आप 330 पे बैठे होंगे अभी। हाँ, एग्जैक्टली। तो सारी स्टोरी, सब योगेंद्र यादव के जितने फलसफे सब धराशायी हो जाएंगे, और हम ये पॉडकास्ट भी नहीं कर रहे होते। नहीं, पॉडकास्ट तो ये हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सबसे आप विकट परिस्थिति देखिए कि जिसकी 99 आई है वो पार्टी मोड में है, पार्टी मोड। वहां महाराज की जय हो के नारे लग रहे हैं, और जिसकी 240 आई है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी, वहां हम चर्चा कर रहे हैं कि ये 272 के पार क्यों नहीं जा पाए या 400 पार क्यों नहीं हुआ। तो ये अपने आप में देश में परिस्थिति और उम्मीदें किससे कितनी है वो दिखाता है। शांतनु भाई, अभी हम डिटेल में तो खैर जाएंगे, लेकिन आपके लिए 4 जून में सबसे शॉकिंग क्या था? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश था। और मैं जिस टीवी चैनल के साथ बैठा था, उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक सीट का चार्ट बना रखा था और उसको वो भगवा और हरा करते जा रहे थे। तो पहली बार लगा ऐसी सीटें, मुजफ्फरनगर जब आप 5000 से जीत जाते हैं आरएलडी के अगेंस्ट लड़के, और आरएलडी आपके साथ है तो आप 20,000 से ट्रेल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पहले 2 राउंड में ट्रेल कर रहे हैं। और गोरखपुर की सीट में आपका इतना कम मार्जिन है। जो सीटें आपको पक्की हैं, मतलब चाहे वो संघ की लिस्ट में हो, भाजपा की लिस्ट में हो, कम से कम वो कह रहे हैं भाई 55-60 तो मेरी पक्की सीटें हैं, जो लड़ाई है वो 20 सीटों में है। तो वो जब सीटें कन्वर्ट होने लगी और स्टार्टिंग के 6-7 राउंड के बाद भी उसमें 40-40, 50-50 का अंतर था, तो वो कॉम्प्रहेंडेबल ही नहीं था। मैं देखिए जब फील्ड में गया सुशांत भाई, तो मैं 4-5, अब यशवंत जी तो बहुत डिटेल में प्रश्न पूछते होंगे, हम लोग तो नॉर्मल पूछते थे भाई नरेंद्र कौन बन रहा है प्रधानमंत्री, फिर मोदी जी बन रहे हैं, मोदी जी बन रहे हैं, आदमी ये बोलता था। देखिए व्यक्ति को समझना बड़ा मुश्किल है। उसको फिर मुझसे पूछे योगी जी से खुश हैं? हाँ योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्कीम मिल रही है? मिल रही है। क्या मिल रहा है? राशन मिल रहा है, घर मिल रहा है, जिसको जो मिल रहा है। फिर और कैंडिडेट कौन है? कईयों को तो कैंडिडेट का नाम नहीं पता है ना, जो कैंडिडेट 2-2 बार से है, ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा ठीक है, अब भूल जाओ, कोई तो नहीं, कैंडिडेट से तो मिले ही नहीं कभी। फिर एकदम से कैंडिडेट की बात आती, 15 मिनट की एक रामायण, दुखी, ये नहीं वो नहीं, आता नहीं जाता नहीं। तो हम लोगों ने मन में सोचा ठीक है, कैंडिडेट की बात में तो बहुत लेट आई, लेकिन मोदी योगी का इतना प्रभाव है, इतनी सारे काम हुए हैं और काम दिखे भी हैं, वो बोल भी रहे हैं, तो हम लोगों ने मन में मान लिया कि जब इतने सैंपल में, भाई हमारा तो कोई स्टैटिस्टिकल सैंपल तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलते फिरते आप कईयों 100 लोगों से मिल लिए। जब बात 99% लोग एक ही तरफ करें, कैंडिडेट पे 99 या 90% लोग कहते हैं कैंडिडेट ठीक नहीं है, मिलता नहीं है, और जहां कैंडिडेट बदले वहां भाजपा को फायदा हुआ। तो ये कैंडिडेट की जो कहानी है मेरे ख्याल से यहाँ है सारी गुत्थी उत्तर प्रदेश। लेकिन उसमें फसाद की जड़ वही जो आप, अभी हम आएंगे कैंडिडेट पर भी, लेकिन अमूमन जो आप कह रहे हैं ये बात सही है कि कई बार हम लोग भी जब कवरेज के लिए जाते हैं और पता चलता है कि कैंडिडेट से लोग खुश नहीं है, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि लेकिन मोदी को जिताना है इसलिए वोट कर देंगे, तो आदमी उस एस्पेक्ट को थोड़ा नीचे लेता है कि नहीं भी खुश हैं तो चलिए मोदी के नाम पे ये वोट करेंगे, ये खुद ही कह रहे हैं। एक चीज़ और मैं यशवंत भाई आपसे पूछूंगा, फिर हम डिटेलिंग में जाएंगे और यूपी पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल्स गलत हो गए। टीएमसी तो यहाँ तक कह रही है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या शेयर बाजार को प्रभावित करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें दिखाई गई। मेरा मानना यह है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत नहीं हुए। 2014, 19 और अब 2024 तीनों में सारे एग्जिट पोल ने कहा था कि एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनी और बन रही है। दूसरी बात, 2014 और 19 में जितने एग्जिट पोल हुए थे उन्होंने 50 सीटें बीजेपी को कम से कम दिखाई थी, और बीजेपी 50 सीटें ज्यादा लेकर आई। पर बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हमारी 50 कम दिखाई और शेयर बाजार को जो है वो प्रभावित करने का प्रयास था। इस बार बीजेपी की इन्होंने ज्यादा दिखाई, 50 सीटें कम आ गई, तो ये कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल गलत हो गए। आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल गलत साबित हुए इस बार? देखिए, मेरी स्थिति इस समय उस विद्यार्थी की है जिसे 28 में से 26 पर्चों में 100 अंक मिले हैं और 2 पर्चे में वो फेल माना जा रहा है, और वो भी तब जबकि उन दोनों पर्चों में भी मेरे वोट शेयर सही है, सीट मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश बात कर रहा हूँ। 50 सीट का लोचा सीधा मेरा वही है, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, बंगाल में चूंकि हम लोग ने शुरू से बोला था कि ये मामला अटपटा है, और दूसरी बात मैंने बंगाल के एग्जिट पोल में भी बहुत साफ बोली थी कि हमारा ऑल इंडिया नॉन रिस्पॉन्स करीबन 7-8% करीब होता है, बंगाल में 21-22% है। तो जो साइलेंस रिस्पॉन्ड होता है ना, मतलब जो लोग वोट बताते नहीं है, बात नहीं करते हैं, वो दुनिया भर में फेनोमेना है सुशांत, ये कि कम्युनल वायलेंस या फिर पॉलिटिकल वायलेंस के डर वाली जगहों पे रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बंगाल का प्रोफेशनल हजार्ड है। ठीक है, ये तो हमने बंगाल चुनाव में भी देखा था, हम लोग अब भी जैसे गए थे। आपको याद होगा 2019 में जब मैंने पहली बार बोला था कि बीजेपी 17 सीट जीत रही है, उस समय मार तूफान मच गया था, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मुझे मेरे एक पुराने मित्र हैं टीएमसी को, उन्होंने कॉल करके बोला तुम्हारा पोल गलत है। हमने कहा दादा लग रहा है,
बोले नहीं, बीजेपी 18 जीत रही है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि आप रीड नॉन रिस्पॉन्स को आप कैसे रीड करेंगे? आप 10 सवाल और पूछते हैं, उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बंगाल उस मामले में कठिन था। दूसरी चीज, बंगाल के असेंबली इलेक्शन ने एक चीज क्लियर कर दी थी कि वहां पे मुस्लिम पोलराइजेशन कंप्लीट हो चुका है ममता बनर्जी के लिए। हाँ, लेकिन अभी हम पहले, अब एग्जिट पोल की बात हो गई, अब रिजल्ट्स पे आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो है उत्तर प्रदेश को लेकर, जो आप दोनों भी मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के रिजल्ट सुनने के बाद हर कोई शॉक्ड है। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को कोस भी रहे हैं कि यूपी वाले कैसे हैं, क्या हैं, जो कि मुझे ठीक नहीं लगता। राजनीति में सबका अपना हिसाब है। लेकिन शांतनु भाई, आप तो यूपी को इतना करीब से देखते हैं, समझते हैं, आपके हिसाब से यूपी में क्या हुआ है, ये रिजल्ट क्यों आया है? देखिए, अब हाइंड साइड में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और जितना मैं घूमा, जो मैंने सुना उस बात को, जैसे मैंने कहा कि कैंडिडेट की बात को मैंने दरकिनार करा, लेकिन अब मैं जब हाइंड साइड में सबको सोच रहा हूँ तो मुझे 4-5 बातें दिखती हैं। पहले मैं आता हूँ कि जो अपोजिशन का कैंपेन था उसमें क्या क्या वर्क करा होगा। ये सबको मानना पड़ेगा कि अखिलेश एक लेजी पॉलिटिशियन है, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा लड़ते हैं। वो चुनाव अच्छा लड़ते हैं। इस बार उन्होंने क्या करा, उन पे टैग है कि भाई आप MY समीकरण पे चलते हैं, मुसलमानों को टिकट देते हैं, यादव को टिकट देते हैं, जिससे आपके पास बाकी सब जातियां छटक जाती हैं, जो अमित शाह ने 2014 में करा भी, कि मैं गैर जाटव वोट मायावती से लूंगा, और जो दलित वोट है और जो गैर यादव वोट OBC है वो मैं अखिलेश से लूंगा। इन्होंने क्या करा, केवल घर के 5 लोगों को, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, आदित्य यादव, अक्षय यादव, 5 लोगों को, घर के परिवार को टिकट दिया यादव को, और 4 मुसलमान टिकट दिए। केवल 9 टिकटों को छोड़ के बाकी सारी उन्होंने कास्ट की टिकट दी। उन्होंने शाक को दी, उन्होंने पासी को दी, उन्होंने कुर्मियों की दी। कुर्मी और मौर्य, जो बड़ी जातियां हैं यादव के बाद OBC में, उनको उन्होंने भर के टिकट दिए। तो ये जो हर बार नहीं कर पाते थे वो उन्होंने करा। ये तो स्ट्रैटेजी वाइज है। दूसरा जो उन्होंने करा, जो बिल्कुल बिलो द बेल्ट ट्रिक है, जो चल गई उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चली, बाकी जगह क्यों नहीं चली, इसमें मैं बात करता हूँ। जो संविधान खतरे में है, और खासकर उसकी जो सेकंड करोलरी थी कि रिजर्वेशन हट जाएगा, उसका जो अमित शाह का वीडियो, नाउ आई रियलाइज्ड कि वो बहुत सारे फोनों में मुझे भाजपा के लड़कों ने दिखाया कि देखिए ये वीडियो चल रहा है सबके फोन में। मैंने कहा ठीक है, नरेंद्र मोदी ने इसका कार्ड दे भी दिया है, लेकिन वो जो साइकोलॉजी है कि भाई एक कन्फ्यूजन या एक र्यूमर 100 लोगों के फोन में जाता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन के लिए 50 फोनों में जाता है। और इस बात को, और ये जो गारंटी कार्ड आप देख रहे होंगे, जैसे कि एक गारंटी कार्ड को बिल्कुल पर्ची की तरह बढ़ाया गया। ये आइडिया दिया था प्रशांत किशोर ने पंजाब के चुनाव में। वहाँ भी एक रसीद बुक की तरह कि आपको ये मिलेगा, इसकी रसीद ले लो। और रसीद से क्या होता है कि मेंटल एक आदमी को लगता है मिलना ही है, जबकि एक तरह से ये इलेक्टोरल फ्रॉड है कि आपने, कि अगर मान लिया कांग्रेस की सरकार आती और वो स्कीम देती, तो उस पर्चे पे तो स्कीम नहीं मिलती ना, फिर तो आपकी किस तरह के एनरोलमेंट होता, BPL में होते, APL में होते, तो आपकी लिस्टिंग होती, आपको वो स्कीम मिलती, जो भी स्कीम होती थी। लेकिन उस पर्ची को लेकर पहुंच रहे हैं। ये पर्चे बटे तो भाजपा अनअवेयर क्यों थी? तो इन्होंने जो पर्चे बांटे, SC ST के वीडियो को छोटी सभाओं में दिखाया, चलाया, ये कन्फ्यूजन फैल गया। एंटी इनकमेंसी थी एक तरह की पुरानी, 10 साल से चली आ रही थी। ये जो 2 चला, और भाजपा ने अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वही पुराने पैटर्न पे, जो वो अदरवाइज बदल देते हैं। गुजरात में पूरी कैबिनेट बदल देते थे, यहां उनको किसने रोक लिया? अब यहां पे यू कैन स्मेल कि क्या कोई भीतरघात था, कोई किसी को रोक रहा था। योगी आदित्यनाथ हर मीटिंग में बैठे थे। देखिए, भाजपा का टिकट देने का एक तरीका है, वो स्टेट से पहले नाम लेते हैं, वो संघ से लेते हैं, स्टेट यूनिट से लेते हैं, पूरी लिस्ट बनती है, पैनल बनता है, 3-3 नाम का पैनल बनता है सीट पे, वो केंद्रीय पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है, उसमें मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है, इनके पास अपने सर्वे होता है विनेबिलिटी का, सेंट्रल टीम के पास, उससे मैच करते हैं और एक टिकट देते हैं। अगर पहली लिस्ट में आपका टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ, इसका मतलब आपकी सीट फंस गई है, मतलब आपकी टिकट फंस गई है, वहाँ पे कुछ विरोध है। तभी आपने देखा कुछ बिल्कुल जिनके पहले या दूसरे फेज में चुनाव थे, उनका भी टिकट काफ़ी लेट डिक्लेयर, जैसे अलीगढ़ की सीट पे सतीश गौतम का टिकट, जो तीसरी बार के सांसद बन गए, वो 15,000 से जीते, उनको लेट मिला। यहाँ पे जो सुनने में आ रहा है कि कई नाम नहीं चले, कि मुख्यमंत्री ने कुछ कहा, जिनको भाई अब 7 साल रह के बहुत समझ आ गई है, तो वो जो भीतरघात हुआ शायद, या भीतरघात को, या बात नहीं सुनी गई, एक तरह से चला आ रहा है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं जो भाजपा की सर्वे एजेंसी हैं, उन्होंने भी मतलब काम अब क्यों इतने समय से कर रहे हैं कि 500 लड़के भेजने तो 50 ही लड़के भेजे, बिलिंग 500 की हो गई 50। तो ये जो बातें सुनने में आ रही हैं, ये थोड़ी सी भाजपा के जो इतना बड़ा नेटवर्क है उसके लिए आता ही है। जैसे आप अयोध्या की बात कर ले, अब लल्लू सिंह बड़े नेता हैं, वो छात्र राजनीति से आए हैं, वो 10 साल पहले आप उनका भाषण सुनो तो एक दबंग अच्छा भाषण होता था, लेकिन आज वो 71-72 साल के हैं। हर व्यक्ति 73 साल में नरेंद्र मोदी की तरह युवा नहीं होता है। तो उसकी टिकट कटते कटते क्यों बच गई, किसने रोक ली वो टिकट, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन जब मैं ये बोलता हूँ तो मैं खुद को भी कॉन्ट्रडिक्ट एक बार को करूँगा कि नरेंद्र मोदी का 63% वोट शेयर 54 क्यों रह गया? यानी वोट शेयर शिफ्ट हुआ है एक बड़ा। जो मायावती का मान लिया 20% या पिछले चुनाव में 15% वोट शेयर जो 9% पर आया है, वो कहाँ गया है? दलित जो कभी यादवों की पार्टी को वोट नहीं देता था, वो क्या कांग्रेस के चक्कर में वोट देने लगा, या SC ST के शुगोफे पे वोट देने लगा, या वो गारंटी पत्र पर वोट देने लगा? ये
समीकरण आपने बनी है तीन मेरे चार ख्याल से। पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले यशवंत भाई ये सवाल आपके लिए भी लेकर आता हूँ कि क्या भारत में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के साथ भीतरघात हुआ है? क्या उनके अपने लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, आपको लगता है? देखिए, अब भीतरघात नरेंद्र मोदी के साथ में हुआ है या मुख्यमंत्री के साथ में हुआ है, या मैं उसकी तह में तो मैं उस तरीके से मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो आंकड़े हैं और जो नतीजे हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं आपस में। मैच नहीं करने मतलब ये नहीं कि कोई इलेक्टोरल घपला हुआ, मैं वो कहने का तात्पर्य ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जनादेश है और जो सीटें आई और जो पब्लिक मूड था वो आपस में मैच नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा। आप अगर मुद्दों की बात करें तो कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो बोले कि यहां चला तो बिहार में क्यों नहीं चला, रिजर्वेशन वाला, ठीक है ना। आप अग्निवीर की बात करें तो उत्तराखंड क्यों नहीं चला, उत्तर प्रदेश से तो ज्यादा अग्निवीर सारे सेना में उत्तराखंड, हिमाचल में क्यों नहीं चला, ठीक है ना। आप उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार को लेकर के जितने कारण गिना सकते हैं आप गिनाइए, और हर एक का काट मैं बगल के किसी राज्य में दे दूंगा, एग्जैक्टली बगल के राज्य में, कि अच्छा ये तो यहां क्यों नहीं चला। भाई चलना चाहिए तो सब जगह चलना चाहिए ना। तब आप वापस आते हैं कि एक चीज जो स्पष्ट रूप से नहीं चली वो ये, भाजपा की बहुत स्वघोषित, परीक्षित और सक्सेसफुल नीति थी, खराब लोगों के टिकट काटो। पूरे भारत में वो लागू किया, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू किया भाई? इसी को तो लेकर सबसे ज्यादा ये जो चर्चा चल रही है कि अंदर ही लोगों ने शायद उस तरह से काम नहीं किया जैसे उनको करना चाहिए था, और ये भीतरघात वर्ड यूज हो रहा है जी। वो इसलिए हो रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा सिस्टम, और वो दो चीजों में कैसे फेल हो सकता है। एक, सीट देते वक्त आपको कैसे नहीं पता चला कि लल्लू सिंह को लेकर इतनी नाराजगी, जो पत्रकार जा रहा है उसको दिख रहा है, पब्लिक कह रही है कि ये आदमी जो है वो मिलता नहीं है, इसको लेकर नाराजगी है, और जो सीट दे रहे थे, जो टिकट दे रहे थे, उनको नहीं पता चला। और सुशांत भाई, ऐसी नाराजगी उनके विधायक के प्रति भी थी। वो गुप्ता जी हैं, वेद प्रकाश गुप्ता शायद नाम है उनका, वो भी उनकी टिकट रिपीट हुई फिर 22 में। वो जैसे जैसे लड़खड़ाते हुए वहां योगी आदित्यनाथ को रोड शो करना पड़ा, बिल्कुल आगे पीछे करके जीते। सोचा अयोध्या की विधायक की सीट भी हारने वाले थे। आप लोग इतने दिन से आप लोग भी बीजेपी को देख रहे हैं, ये मतलब पहले तो हम ये लाइन क्लियर करें कि क्या ये संभव है कि जो टीम बैठकर फाइनल टिकट दे रही थी बीजेपी की, उनको ये पता ना हो कि इस कैंडिडेट को लेकर नाराजगी? नहीं, अगर आप एक लाइन में बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जो भी सेलेक्ट कर रहे थे, जो भी टीम, मैं किसी भी एक इंडिविजुअल पे नहीं जाऊंगा, हर एक इंसान को उस कमरे के अंदर, हर एक व्यक्ति को टिकट देते समय पता था कि इसको टिकट दिया और ये हारेगा। आपने कार्यकर्ताओं की बात को यकीन पे नहीं लिया, आपने सबको ओवरराइड किया आपके। लेकिन सबसे ज्यादा विचित्र बात यह है, जिस जगह मुझे मैं अभी तक कंफ्यूज हूं, शांतनु, यू हैव टू आंसर दिस वन, प्रोबेबली यू नो दैट बेटर देन मी, कि अगर ये पॉलिसी पूरे बाकी सब जगह अख्तियार होती ना कि नहीं काटा, हम खंबे हर जगह, पूरे भारत में खंबे क्यों नहीं खड़े किए, उत्तर प्रदेश में ही क्यों खंबे खड़े किए? Why only UP? That is a question that has to be answered, and that is a question which has to be not only answered, but उसकी liabilities fix होनी चाहिए। देखिए ये बड़ा पॉइंट ये है कि देश भर में कैंडिडेट अगर खराब है या उसको लेकर नाराजगी है, फिर भी उसको जबरदस्ती टिकट नहीं दिया गया, बदला गया। आप दोनों कह रहे हैं कि ये यूपी में नहीं हुआ, यूपी में खराब लोगों को भी टिकट दिया गया, जानते बूझते दिया, जानबूझ के दिया गया, ये जानते हुए कि ये हारेंगे तब भी दिया गया। आपके हिसाब इसके अगर मैं इसको पॉजिटिवली आंकूं तो वो जैसा यशवंत भाई ने कहा कि नरेंद्र मोदी, योगी, इतना काम, राम मंदिर, काशी, इसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि क्यों हटाएं। लेकिन जब भी किसी कैंडिडेट को हटाते हैं थोड़ा सा विरोध तो होता ही है। आप लल्लू सिंह को हटाते हैं, उसकी छोटी से कोई तो लॉबी होती, तो या तो कि चल क्यों हटाना है, विनिंग कॉम्बिनेशन है, जीतते रहो, ये तो अगर मैं पॉजिटिव। लेकिन जो मुझे लगता है नहीं, मेरे ख्याल से जहाँ पे भी एक मजबूत मुख्यमंत्री होता है, जो योगी आदित्यनाथ है, वो एक बड़ा नेता डेवलप हो रहा है, तो विरोध पैदा हो जाता है। 3 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें एक मुख्यमंत्री और उनकी टीम, जो उनके अराउंड एक लोग होते हैं, एक प्रदेश की टीम और एक राष्ट्रीय टीम। इनके बीच में मेरे ख्याल से समन्वय नहीं था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल समन्वय नहीं था, सब मंच शेयर कर रहे थे, सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कहीं खटपट थी जो आपको पैल्पेबल दिख रही थी फील्ड में। गोरखपुर में गया तो उनके आसपास के लोग भी मुझे उतने उत्साहित नहीं दिखे जो दिखते हैं। गोरखपुर की जो टीम है योगी आदित्यनाथ की, वो बहुत उत्साहित थी, वो भी डाउन दिखी। और जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं आके कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकले
तो मेरे ख्याल से उनको प्लान की तुम ये 2 बातें कहो, हाँ। क्योंकि बाकी सारी बातें तुम कह ही चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलो, SC ST, इसको दोहरा के तो कुछ होगा नहीं, ये तो हमने फैला ही दी है। तुम 2 बातें कहो कि ये मैंडेट अमित शाह के लिए 75 के बाद तो ये चले जाएंगे, और ये अमित शाह के लिए, क्योंकि उनको पता है नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा ब्रांड है, तो ये अमित शाह को वोट देना चाह रहे हो क्या आप, ये लोगों का। दूसरा कहा कि योगी आदित्यनाथ को ये हटा देंगे। अब अमित शाह ने 75 वाले का तो एक्सप्लेनेशन दे दिया, योगी आदित्यनाथ का एक्सप्लेनेशन क्यों दिया? वो दिया नड्डा जी ने 6th राउंड के बाद, जब उन्होंने वो RSS वाला भी कमेंट मारा, जिससे भी शायद काफी फजीयत हुई। हाँ, वो तो अच्छी खासी उससे फजीयत अच्छी फजीयत हुई, देखिए ऊपर शीर्ष लेवल पे नहीं होती है ना। मोहन भागवत जी को नहीं लग रहा है कि संघ छोटा हो गया, लेकिन जो संघ का भी तो कार्यकर्ता छोटा भी है ना, उसका भी जिले का प्रचार प्रमुख है, प्रांत का प्रचार प्रमुख है, विभाग वो कर रहा है। ये क्या बात है भाई, मैं ही तो टिकट, मैं ही तो पर्चियां बांट रहा हूँ, मैं ही तो बूथ पे बैठा हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता बन जाता हूँ उस दिन। तो ये जो योगी आदित्यनाथ की बात पे कि योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाएगा, और जिसकी चांस भी नहीं, उन्होंने जब नड्डा जी ने कहा तो अच्छे से कहा कि भाई वो हमारे बड़े नेता हैं, लेकिन तब तक तो 6 राउंड हो चुके थे। और ये बात आज की नहीं है, ये 22 में भी आई थी कि भाई नरेंद्र मोदी ने, जैसे आपको पता है कल योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था, 5 जून का जन्मदिन होता है, कि पिछली बार जो 22 वाला 5 जून था उसमें नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बर्थडे की विश नहीं करी, तो इस पर उस समय कोरोना चल रहा था, तो उस समय चल गया देखो बर्थडे की ट्वीट नहीं करी, यानी कि दोनों में खटपट है। तो फिर वो फोटो खिंचवाई बगल में साथ में है, और थोड़ा सा पैचअप हुआ। तो ये बात कि योगी आदित्यनाथ को काटा जा रहा है, छोटा करा जा रहा है, वो योगी आदित्यनाथ का अपना फैन बेस है, वो जातियों के इतर है। वो लाभार्थी जो है, वो जब हम यूपी में जाते हैं तो लोग ये नहीं कहते कि मोदी की स्कीम है, योगी की स्कीम होता है, लल्ला मोदी योगी मंदिर दे दियो, लल्ला मोदी योगी घर दे दियो। तो मोदी योगी एक कंबाइंड सिलेबल है यूपी में। तो वो जब उसमें खटपट दिखती है तो बहुत सारे लोगों का मन टूटता है। जब से मन टूटता है तो फिर वो गारंटी कार्ड, वो SC ST, वो भटक के कहाँ जाएगा, वो मन भटकेगा, उसको तो कहीं और गया है। तो ये जो है, इस बात को सिरे से खारिज क्यों नहीं किया गया कि भाई योगी आदित्यनाथ हमारे बड़े मुख्यमंत्री हैं, हमारे टॉप के मुख्यमंत्री हैं। कुछ सिंबलिज्म हुए इधर उधर, लेकिन मेरे ख्याल से वो बात लोगों के घर तक नहीं पहुंची कि योगी आदित्यनाथ, जिसका नुकसान केवल उसको ठाकुर वोट में तो हुआ ही, उसका और जो योगी आदित्यनाथ की अपनी एक लाभार्थी की अपनी एक योगी आदित्यनाथ का फैन बेस है, जो बड़ा फैन बेस है। अब जैसी देखिए संबित पात्रा की जैसी सीट खराब होती है, जब उन्होंने जगन्नाथ वाला स्टेटमेंट, कौन पहुंचते हैं वहाँ पे? योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं वहाँ पे। जहाँ पे भी सीट फंसी है और नरेंद्र मोदी नहीं मिल पा रहे हैं आपको, नरेंद्र मोदी तो हर सीट पर नहीं जा पाएंगे, वहाँ आपको आपके सेकंड केवल जो भीड़ जुटा सकते हैं, जिसको लोग आदमी देखने आता है, जो हिंदी भी नहीं समझता है ठीक से, वो योगी आदित्यनाथ को देखने आता है। तो सबको पता है, भाजपा को भी पता है। तो अगर उसका कद किसी भी साजिश, तो मैं नहीं कहूँगा, खटपट के दौरान भी, भाई इसकी इससे नहीं बनती, उसकी इससे नहीं बनती, जो होता है नेताओं में कोर्ट में होता है, लेकिन उसको आपको, आपका बड़ा टॉप लीडर है, आपको उसको सॉल्व सबसे पहले करना पड़ेगा। अगर वो नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से वो बड़ी गलती है। मुझे एक चीज़ और बताइए कि क्या जब हम सीट बंटवारे को लेकर इतनी चर्चा कर रहे हैं, यूपी में जो टिकट बांटे गए उसमें योगी आदित्यनाथ की कितनी चली? देखिए योगी आदित्यनाथ हर मीटिंग में बैठे तो, है ना, बैठने से क्या होता है? लेकिन जो, और ये ट्रेडिशनली भी हुआ है, जो मैंने सुना है ट्रेडिशनली भी हुआ है। देखिए पहले की बात करते हैं, 2017 से पहले माना जाता था योगी आदित्यनाथ अपनी 25 विधायक की सीटें मनवा लेते थे कैसे भी। ये मैं 2017 से पहले कह रहा हूँ, क्योंकि उनका भाई गोरखपुर में नहीं, गोरखपुर में पूरे पूर्व में दबदबा है, तो अपनी मनवा लेते थे। इससे थोड़ा भाजपा से टेंशन भी रहती थी उनकी, भाई ये युवा वाहिनी के लड़के हैं, इनका अपना दबदबा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक अपना जनता दरबार लगाते थे, उसमें आपको, उसमें गोरखपुर का आदमी नहीं, उसमें आजमगढ़ का आदमी भी आता है, उसमें घोसी का आदमी भी आ रहा है, गाजीपुर का आदमी भी आ रहा है, क्योंकि वो एक तरह की छोटी सरकार चलाते थे वहाँ पर। अब जब ये सरकार खुद बन गए तो इन्होंने थोड़ा डिसॉल्व भी करा, अपना जो स्टेक है कम करा कि भाई ठीक है पार्टी चलेगी। लेकिन जब भी इन्होंने कहा तो ऐसा लगा कि इनकी बात नहीं मानेगी, तो ये फ्रिक्शन रहा जो संगठन और योगी आदित्यनाथ के बीच में एक थोड़ा सा टेंशन अरसे में रहा। और ये कि योगी आदित्यनाथ के बारे में ये भी कहा गया भाई योगी आदित्यनाथ संगठन से नहीं आते हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ तो पहली बार 26 साल में सांसद बन गए, वो कभी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रचार कमेटी अध्यक्ष तो नहीं रहे, लेकिन उनका चेहरा तो पहले से इस्तेमाल किया जाता था। संगठन से नहीं आते, उनका दोष तो नहीं हो सकता। इनका दोष नहीं है, मैंने कहा इसलिए उनको कहा कि भाई इनको क्या पता है, ये कैसे सीट बताएंगे पश्चिम की, ये कैसे सीट बताएंगे बुंदेलखंड की, इनको क्या पता है संगठन। ऐसी चर्चा मैंने सुनी कई बार। लेकिन देखिए जो व्यक्ति 19 साल से पार्लियामेंट में है, उत्तर प्रदेश में को देख रहा है, और 7 साल से उत्तर प्रदेश को बिल्कुल सामने से दे रहा है, वो एक एक जिलाध्यक्ष का नाम, DM का नाम, SP का नाम, CMO का नाम, BSA तक का नाम जानता है, क्योंकि वो इतनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो हर वीक में एक से उनकी VC हो रही है, वो हर जिले को कई बार चाप चुके हैं। जबकि हमारे यहाँ तो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो वो 20 जिले चला जाए तो बड़ी मुश्किल है। नोएडा में जाने से मुख्यमंत्री हट जाएगा, बिजनौर में जाने से मुख्यमंत्री हट जाएगा, ऐसे तो टोटके बाल के बैठे थे हमारे मुख्यमंत्री। तो जो मुख्यमंत्री कोरोना के टाइम में, जब कोरोना जैसे उनका ठीक होता है तब 40 जिले चाप देता है, तो उसको तो भाई जाने से तो पता लगता है। और कैसे अमित शाह को कैसे पता लगा उत्तर प्रदेश? भाई वो घूमे, वो स्वतंत्र देव सिंह के साथ, वो पुराने नेताओं के साथ 14 में घूमे उत्तर प्रदेश, उनको जातीय समीकरण पता लगा। तो योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं पता लगेगा? तो उनकी मेरे ख्याल से बात ना सुन पाना, अगर ये है जो मुझे सुनाई देता है, जो थोड़ा दिखाई देता है, मेरे ख्याल से इसने आहत किया है कुछ सीटों में। यशवंत भाई, आपको लगता है, चलिए एक सेकंड के लिए हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि मान लीजिए
टिकट देते वक्त ये सोचा गया कि चलो कोई पुराना है, इसको क्यों हटाएं, मोदी के नाम पे जीत ही जाएगा वगैरह वगैरह, एक हम डाउट ये मन में लेते हुए चलिए छोड़ देते हैं स्पेस। लेकिन जो शांतनु भाई कह रहे हैं कि जैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये वीडियो यूपी में मान लीजिए घूमने लगे, या जो पर्चा बनाया गया कि आपको 1 लाख रुपया आ जाएगा, गारंटी कार्ड, ये यूपी में बंटने लगा। सबसे बड़ी पार्टी देश की, दुनिया की आप सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, आपके लोगों को ये पता नहीं चला कि भाई यूपी में ये हो रहा है? किसी ने फीडबैक नहीं दिया? क्या ये संभव है? या फीडबैक सुना नहीं गया? या मेरे ख्याल से फीडबैक नहीं दिया, ये तो संभव नहीं। ये संभव नहीं। फीडबैक सुना नहीं गया, ये ज्यादा इसकी संभावना है। और जो शांतनु बात कह रहे हैं ना, मैं बस उसको एक डिग्री और मैं आगे ले जाऊंगा कि देखो, एक अंत में जब आप सोचते हो कि ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी पार्टी, संगठन और आपकी एक वैचारिक पृष्ठभूमि, विचारधारा, एक आप ध्येय को लेके आप कहते हैं आप आगे चल रहे हैं। आपने शुरुआत में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया, ऐसा क्या है, क्या उस इकोसिस्टम के अंदर सिरफुटअव्वल नहीं होती? भयंकर सिरफुटअव्वल होती है, इनफैक्ट बहुत घृणित तरीके की फील्ड होती है। लेकिन सत्ता में आने और मेन एम को कवर करने के नाम पे उनके अंदर कभी सीरीज नहीं। एक दूसरे के खून के प्यासे लोग भी मेन एम के लिए उनके यहाँ पे क्लिक होकर के चल देते हैं। ये मैं दर्शकों को बताऊं, ये आप 100% सही बात कर रहे हैं कि अगर उनका फोकस क्लियर है कि मोदी को हटाना है, हाँ, तो एक दूसरे का खून पीने के प्यासे होंगे, वो साथ में आ लेकिन जाएंगे, उस मुद्दे पर एक साथ आ जाएंगे। अब आप दुर्भाग्य देखिए इन लोगों का कि इतना सब कुछ पॉजिटिव, देखिए एक इलेक्शन मोमेंटम खड़ा करने के लिए, जिसे शुद्ध हिंदी में बोलूं मणिकांचन संयोग की, आपके पास में एक नेता भी बड़ा हो, पब्लिक का मोमेंटम भी बड़ा हो, ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ा हो और अपोजिशन की भी हालत खराब हो, इस तरीके का कॉम्बिनेशन आने में 20-30 साल लग जाते हैं कम से कम एक बार में। और उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के मोमेंटम में आप अपनी पर्सनल ईगो, पर्सनल इश्यूज, पर्सनल फ्रिक्शन के कारण मेन एम को भूल करके आप छीछा लेदर कर बैठते हो एक राज्य में। ये इसको मैं इस साइड के राइट विंग के इकोसिस्टम का दुर्भाग्य कहूंगा। क्या आपको दोनों को लगता है योगी आदित्यनाथ का कद छोटा करने का डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रयास हुआ इस चुनाव में? देखिए, वो एक किसी ने बड़ी अच्छी, मेरे एक मित्र ने लखनऊ से लाइन भेजी, और वो कतई भाजपा ही नहीं है, तो उसने बोला कि 100 ग्राम कम करने के चक्कर में किलो भर काट लिए। देखिए मुझे भी लगता है अब इसका जो मतलब है, मैं पढ़ के बहुत देर तक हंसता रहा। देखा यार कितनी सही बात बोली, 100 ग्राम ठीक करने के चक्कर में 1 किलो काट लिए। और कई बार ऐसा होता है कि चुनाव ऐसी प्रक्रिया है कि आप ऐसी छोटी मोटी छांटगांठ, आप सोचिए कि थोड़ा सा हरा दें इनको, थोड़ी सीट कम आए, 75 ना आए 60 आए, इतनी तो आप तोलमोल कर नहीं सकते। जब आपने कोई तीर छोड़ ही दिया तो फिर तो हर जगह ये कंट्रोल डिटोनेशन ये नहीं होता, हर जगह पॉलिटिक्स में नहीं होता। वो फटा तो फिर पूरा ही फटता है ना। अगर एक वीडियो चला गया, एक चला, वो तो सबके जाएगा। अरे दूसरी चीज एक बात और भी है, अब ये उत्तर प्रदेश के केस में ये पूरी चीज, जैसे ना मैं पुनरावृत्ति देख रहा हूं, 98 का चुनाव कल्याण सिंह वर्सेस वाजपेयी, 35 सीट कल्याण सिंह ने ठोंक बजा करके बीजेपी के हाथ में दी थी केवल, ठीक है। तो और फिर उसके बाद में 2004 में दुखी होकर के अंत में वापस आए पार्टी में, बहुत सम्मान मिला, गवर्नर बनाए गए, बेटे को मंत्री, पोते को मंत्री, सब कुछ ठीक है। कल्याण सिंह बहुत बड़े नेता थे बीजेपी के, रूटेड नेता थे। जो भी हो, इंसान की छोटी सी ईगो या छोटी सी फ्रिक्शन, या उसको जब वो बढ़ता है ना, ऐसे बढ़ता बढ़ता, शुरुआत यहां होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां के लोगों का जो सात्विक क्रोध होता है ना, वो इनके खुद के लार्जर एम्बिशन, लार्जर गोल के ऊपर भारी पड़ जाता है। मुझे एक चीज़ और बताइए, अब यूपी में तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनमें से किसी भी विषय को इग्नोर करने वाले तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे वो सरकार के लिए कहा जाता है कि चुनाव जीतते हैं एंड नेक्स्ट डे से उनका काम शुरू हो जाता है कि मुझे क्या क्या करना है। अगर पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा, और इतना बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई ये सोच सकता है कि अरे भाई 100 में इनको 90 नंबर तो आए, टॉपर तो हैं, लेकिन मोदी ऐसे नहीं सोचते बॉस, उनको पता है वो 100% वाला, और अगर वो 1% भी कमाने वाला नहीं है, मतलब बेसिकली वो उस तरीके का नहीं है। 90 में सेटिस्फाई होने वाले रहते तो 73 साल की उम्र में सबसे ज्यादा रैलियां ना करते इस गर्मी में, जिसमें कि तेजस्वी यादव की तबीयत खराब हो गई, कई नेता बेहोश हो गए। 73 साल की उम्र में सबसे ज्यादा उन्होंने रोड शो, धूप में इंटरव्यू भी, और इंटरव्यू दिए।
इतने सारे इतने उन्होंने। सारे। तो उनका एम क्लियर था कि मुझे जहां देश को ले जाना है, मुझे इसके लिए नंबर चाहिए, संविधान बदलने के लिए नहीं चाहिए। लेकिन प्रश्न ये भी है कि दूसरा बड़ा फैक्टर जिसकी बड़ी चर्चा है, आपने थोड़ा सा उसका जिक्र किया, अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में पहली चीज, एक जिस एमपी के अगेंस्ट भयानक एंटी इनकम्बेंसी लोकल थी, आपने दोबारा टिकट दिया, पहला नुकसान। दूसरा, ब्रिलियंट टिकट बाय अखिलेश। देखो ये तो तारीफ मैंने खुल के मैंने पहले भी की और मैं भी कर रहा टिकट अच्छे दिए, ब्रिलियंट टिकट्स। जनरल सीट की टिकट पे उसने दलित टिकट दिया। ऐसा मायावती भी नहीं, मायावती कभी नहीं कर पाई मायावती ने ना विधानसभा में, जहां के पास बहुत स्कोप होता है, 403 सीटें उत्तर प्रदेश में, मायावती किसी नॉन दलित जो रिजर्व सीट नहीं है उसके बियॉन्ड दलित नहीं दिया उन्होंने। दलित टिकट दिया पासी को, मतलब पासी को टिकट दिया जनरल सीट के ऊपर। तो इट वाज अ ब्रिलियंट पॉलिटिक्स। और रेशम जी, नारा क्या चलता था पता है? ना अयोध्या ना काशी, जीतेगा पासी। गली गली में चलता था। और वहां पे वो SC/ST रिजर्वेशन, गारंटी कार्ड, सारी चीज मिलके मत दी, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, मत दिया। लल्लू सिंह के अगेंस्ट का जो लल्लू सिंह, अच्छा लल्लू सिंह जो थे फाउंटेन हेड थे, वो संविधान बदलने वाले। संविधान, हाँ, उन्होंने ये स्टेटमेंट, ये तो पहला स्टेटमेंट उन्हीं का आया था ना, फाउंटेन हेड तो वही थे। साउथ में शायद आनंद हेगड़े का आया था, और यहाँ से वो दूसरा था। पहला लल्लू जी का। पहले तो सबसे पहले लल्लू जी प्रस्फुटित हुए थे, दिव्य उनके अंदर उनके अंदर पता नहीं कहां से कौन से दिव्य आत्मा का प्रवेश हुआ। और जोड़ता हूं थोड़ा सा, अब मैं पार्टी पॉलिटिक्स से अलग जाकर बात करूं, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पे हो रही है। कई लोगों ने ये डाला और लिखा कि फलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए 500 मुसलमान हैं, आबादी है या घर हैं, और उसमें से 300 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला, इतनों को शौचालय मिला, इतने को सिलेंडर मिला, और एक भी वोट नहीं मिला बीजेपी को। मेरा प्रश्न ये है, पहले प्रश्न सुन लीजिए। मेरा प्रश्न ये है, आप पूछ रहे हो कि मुसलमान को प्रधानमंत्री ने घर दिया, उसने पीएम को वोट नहीं किया। आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि 500 साल के इंतजार के बाद जिस हिंदू को राम मंदिर दिया, उसने अयोध्या में वोट क्यों नहीं किया? और घर उसे भी मिला, गैस उसे भी मिली, आपने देखा होगा जो 10 करोड़वां गैस सिलेंडर है वो अयोध्या में दिया प्रधानमंत्री। और जिसको आप कह रहे हो कि मुसलमान, अरे भाई मुसलमान तो वैसे भी बीजेपी का कोर वोटर नहीं है। देखिए हिंदू तो है, 80 करोड़ लोगों को सर राशन मिला। क्या 80 करोड़ ने बीजेपी को वोट किया है? और आप जब सरकारी योजनाएं देते हो, कोई बॉन्ड थोड़ी साइन कराते हो कि तुमको राशन दे रहे हैं, तुम मेरे को वोट दोगे, वो तो नहीं होता है। नहीं, ये होना भी नहीं चाहिए, और ये अपेक्षा भी गलत है। गलत है, बिल्कुल अपेक्षा गलत है। दूसरी चीज, अगर इस देश के मुस्लिम मतदाता भाजपा को वोट नहीं देते हैं सुशांत, तो उसका एक कारण है, उसका एक लेजिट रीजन है, ठीक है ना। आपकी आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग में उनकी जो आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग वो मैच नहीं करती। दूसरी बात, अगर वो वोट नहीं देता है तो उसका एक कारण है, कारण लेजिट है। लेजिट मतलब कहने मतलब है उनकी अपनी एग्जिस्टेंशियल सवाल हैं हिंदू मुस्लिम संवाद के ऊपर, या अयोध्या के मस्जिद को लेकर के उनके जो वो है। आप उस चीज को कोने कर दो, आपका सवाल ज्यादा लेजिट है। जो 10 साल में आपने कमंडल के अंदर मंडल डाला था, इस बार वो मंडल कमंडल से बाहर आके उत्तर प्रदेश में फुदक गया। वो फुदकने का जो काम है ना, कि उसके अंदर से मेढक निकाल दिया बाहर और फुदकना किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अयोध्या की सीट को 2004 में बसपा ने जीता था, 2009 में कांग्रेस ने जीता। तो ट्रेडिशनली कोई भाजपा की पुरानी सीट नहीं है, वो जीते आ रहे हैं बनारस की तरह या कानपुर की तरह। इस सोशल इंजीनियरिंग को चेंज करा 2014 में, और उसमें आपको अमित शाह को क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने छोटी जातियों को मिलाया, कई बार इसको ले लिया, निषाद को ले लिया। अब वो, और मायावती का भी जो गैर जाटव वोट था उसको लिया। ये वोट क्यों छितरा आपके पास? ये यहाँ पे हो रहा नहीं। शांतनु भाई, इसमें मेरा एक प्रश्न है, जो दूसरा वाला वो बाद में आता हूं। एक प्रश्न ये है कि अखिलेश यादव MY समीकरण लेकर चलते रहे, पूरे यूपी को पता है। अचानक से उनको समझ में आता है कि भाई बीजेपी ने तो खेल कर दिया है, ये MY के इतर चले गए हैं, और जो गैर यादव हैं या गैर जाटव हैं उनको इन्होंने अपने पाले में कर लिया। अचानक से वो मान लीजिए किसी पासी को खड़ा करते हैं, या इन कम्युनिटीज में जो है वो टिकट बांट देते हैं। वो कम्युनिटी भूल गई कि ये आदमी तो मेरे साथ था नहीं, मेरे साथ तो 10 साल से दूसरा खड़ा था। उस कम्युनिटी को बस ये दिखा कि इन्होंने मुझे टिकट दे दिया, मैं इनको वोट दूंगा। वो इसलिए भूल गई क्योंकि जो आदमी आपके टिकट पे जीता था 5 साल पहले या 10 साल पहले, वो 10 साल में छटक के पूछने नहीं गया। देखिए, एक बात समझिए, आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग और इमोशनल वोटिंग के बियॉन्ड इलेक्शन जीतने का श्योर शॉट जो तरीका है कि आप 5 ब्याह, 6 मुंडन और 7 अर्थी उठाने के लिए अगर आप जा रहे हैं, आप इलेक्शन जीतेंगे रिगार्डलेस ऑफ द वेव।
भाजपा के जो सिटिंग एमएलए और सांसद हैं उन सब के खिलाफ इतना ज्यादा रोष है कि ये दिखाई नहीं देते। नहीं, मेरे इसमें फिर ठीक है ना? काउंटर प्रश्न हाँ। एक कि ऐसा रोष तो पहले भी कई सीटों पर रहा, लेकिन वो मोदी के नाम पे जीत गए, इस बार क्यों नहीं, पहला। और दूसरा कि इतनी ही जाति को लेकर जो लोगों की भावनाएं हैं वो उस प्रदेश से में भी होती हैं जहां से मैं आता हूं, बिहार। हाँ। बिहार में तो ये नहीं हुआ। बिहार में तो लोगों ने वोट मुझे दिया। जो काउंटर लगता है, जो मुझे पता लगा, मैंने कई लोगों से बात करी, कि जो नीतीश कुमार का जो ईबीसी के साथ काम है और चिराग पासवान का जो हाँ। दलितों के साथ काम है, चिराग पासवान का केवल वो 5 सीटों में तो चुनाव लड़ा क्योंकि अभी वो छोटी पार्टी है, लेकिन उनकी प्रेजेंस पूरे बिहार में है, तो उसने उसका काउंटर करा। और कांग्रेस, आप ये मध्य प्रदेश में भी ले आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में अगर एक लोकल पार्टी होती, जो एक ओबीसी पार्टी होती है, दलित पार्टी होती, तो आपको दंड लगता, पक्का दंड लगता। देखिए, चिराग पासवान का बिहार में भाजपा के साथ होना ये लगभग वैसा ही है, और मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं कि मायावती एनडीए ज्वाइन कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं। और देखिए बिल्कुल कैलकुलेशन आनी भी शुरू हो गई। अगर मायावती हाँ, साथ होती तो 63 सीट होती। और दूसरी बात, चिराग पासवान की बिहार में भूमिका जो पिछले विधानसभा चुनाव में थी, हनुमान जी ने जो लंका में आग लगाई थी बजाय अपने घर में आग लगाई, वो भी कैलकुलेटेड थी। वो नीतीश कुमार को कम करने के हिसाब से इन लोगों ने डिजाइन की थी, इसीलिए चिराग हमेशा प्री और वो बने रहे, और चिराग लंबी रेस के घोड़े हैं। इनफैक्ट मैंने एक जगह बोला भी हो, मैं आपके से फिर भी बात शेयर कर सकता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि चिराग पासवान भाजपा के दूसरे हिमंता बिस्व शर्मा होंगे, क्योंकि बीजेपी के पास में एक भी अच्छा दलित चेहरा किसी भी राज्य में नहीं है। किसी भी राज्य में जिसे एक मास पॉपुलर लीडर कहते हैं ना दलित का, वो फेस नहीं है। दूसरा, भाजपा के पास में बिहार में राज्य में कोई चेहरा नहीं है जो उसको वो कर सके। लेकिन वो एनडीए वाला हिसाब किताब नहीं होगा, होगा तो हिमंता बिस्व शर्मा वाला मॉडल चलेगा। अब एनडीए मॉडल बिहार में नहीं चलेगा कि आप आइए, ज्वाइन कीजिए, लीड कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उस तरीके के एसेट। अच्छा, मुझे एक चीज और समझाइए कि क्या यूपी के नतीजों ने ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि आप कुछ भी कर लो, इस देश में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर जाति राम से भी ऊपर है? देखिए, 14 और 19 में इसके अंदर वोटिंग हुई, तो इस बात को कह देना मेरे ख्याल से इट बी टू अर्ली, है ना। और ऐसा नहीं कि भाजपा को वोट नहीं पड़ा, भाजपा अपना मेरे ख्याल से 41-42% वोट अभी भी होल्ड करी, जो उसका असेंबली का 42% खुद का है कि जो असेंबली का, और लोक विधान जो अपने एलाइज के वोट जोड़ के करीब 44% अभी भी है ना। इनका वोट करीब 50% पहुंच गया था 19 में, तो वहां से वो 4-5% की कमी आई। तो ऐसा नहीं कि भाजपा का वोट कम हो गया, लेकिन जैसा यशवंत ने कहा, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में सीट कन्वर्जन अपने राम भरोसे है कि भाई उस सीट पे एग्जैक्टली क्या था, उस पे आपने किस क्या पार्टी को भाजपा मंगा को लिया। इस चीज का भी नुकसान हुआ कि राम मंदिर बनने के बाद इनको ये लग गया कि कम से कम यूपी में तो हम क्लियर हैं? हो सकता है वो कॉम्प्लिसेंसी, ये भयंकर कॉम्प्लिसेंसी थी, और 400 पार का नारा उस कॉम्प्लिसेंसी का भी था, और मेरे ख्याल से बहुत टैक्टिकल मिस्टेक था, मुझे अब लगता है इन द हाइंडसाइड, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके 400 पार संविधान बदल देंगे, उसका तो बैकफायर हुआ ही हुआ। वो उसमें कॉम्प्लिसेंसी प्रधानमंत्री में नहीं थी, लेकिन कैडर में थी, लेकिन कैडर में थी। ठीक है, और उस कॉम्प्लिसेंसी में यूपी की डबल इंजन की नहीं, यूपी में सीएम और पीएम दोनों की पॉपुलैरिटी है इस लिहाज से और ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, रहा साहब ही आराम से बैठो, घर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। एक इक्वेशन जो मैं और ये कॉम्प्लिसेंसी नेताओं में थी या कार्यकर्ताओं में भी आ गई थी कि हम तो जीते रहे? नेताओं में कॉम्प्लिसेंसी थी, नेता कार्यकर्ता की उपेक्षा कर रहे थे, इसलिए कार्यकर्ता कहते तुम्हें पड़ी नहीं तो हमको काय पड़ी होगी, भैया तुम घर बैठो, हम घर बैठे, हम काय लिए पीछे पीछे पड़े, और मोदी जी तो जीत ही जाएंगे, तो मोदी जी तो जीते ही जाएंगे वाले चक्कर में मामला निपट गया उस चीज में। एक और फैक्टर है वैसे उत्तर प्रदेश का, वो ये कि विधानसभा में 44-45 शांतनु वोट पड़े, लोकसभा में उसके पहले 50% पड़े थे। 50 जो टच करा था, वो इसका कारण ये था कि मायावती 40 सीटों पे नहीं लड़ी थी महागठबंधन में। उन 40 सीटों पे जो बेसिकली दलित वोटर था, वो एसपी को शिफ्ट नहीं हुआ था, इसीलिए अखिलेश को 5 ही सीट आई थी महागठबंधन में, मायावती 10 लेके आई थी, और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला क्योंकि वो दलित वोट बीजेपी को शिफ्ट हुआ था। इस बार मायावती जो 80 सीट लड़ी ना, एक्चुअली में सपा को नुकसान नहीं हुआ, उसका बीजेपी को नुकसान हुआ। जैसे अयोध्या की सीट पे, नाम भूल रहा हूं उनका, कुछ पांडे हैं, शिवानंद पांडे, उनको 50,000 वोट मिला। अयोध्या की सीट पे बसपा के कैंडिडेट जो पंडित खड़ा करा, उसको 50,000 वोट मिला। 50,000 का अंतर है। देखिए, बीएसपी का 10-12% का जो कैडर है ना, उसको आज से नहीं, हमेशा से उसको हाथी पे मुहर लगाना उसकी अस्मिता का प्रश्न है। जीते हारे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जब 40 जगहों पे हाथी का सिंबल ही नहीं था,
साइकिल में उसको वो था, क्योंकि नीचे जो सोशल इक्वेशनिंग है वो आप जानते हैं कि साइकिल और हाथी नहीं चलती, साइकिल साथ आती है, वो बिल्कुल नहीं आपको चलता। नारा याद है, हाँ, चढ़ हाँ, गुंडन की छाती पे मोहर वोट लगेगी पड़ेगा हाथी पे। तो वो तो वहां से चला रहा है। लेकिन जब वो 40 जगहों पे हाथी का सिंबल दिखा तो अच्छी खासी तादाद में लोग उनके चले गए, और वो पिछली बार गए थे बीजेपी को। तो एक ये इम्पैक्ट है जो कि मायावती को अक्सर केवल एनालाइज किया जाता है, मायावती मुसलमान खड़ा करेंगी सपा को नुकसान करने के लिए। मायावती दुधारी तलवार थी इस चुनाव में, जितना सपा को नुकसान हुआ उनके प्रदर्शन से, उससे ज्यादा मेरा मानना है भाजपा को। बल्कि उनका मुस्लिम वोट कब घटा, तभी उनका स्टेटमेंट हाँ, भी आया है कि भाई हमने इतने हाँ, मुस्लिम उन्होंने बोले इतने मुसलमान दिए, टिकट हमको दिए, तो वोट लेकिन नहीं वोट दिए आप मिला। लोग। लेकिन एक बात मुझे लगती है, क्योंकि जो दलित वोटर है वो कभी यादवों की पार्टी बोलते हैं हम लोग ना, उसको वोट नहीं करती थी, शायद कांग्रेस के रहने से उनको वो सम्मान ये बात मिला कि सही इस है। बार दलितों क्योंकि में भी कांग्रेस को लेकर coalition को वोट दलितों दिया। में वो एलर्जी नहीं है। बल्कि पुराना तो वोट शेयर ही दलित मुसलमान ब्राह्मण वो का ब्राह्मण वोट शेयर था। कांग्रेस का ही कांग्रेस का original वोट वोट शेयर था है, ना। ओरिजिनल वोट मैं शेयर है। अगले राज्य पे जाऊं उससे पहले एक छोटा रिएक्शन आप दोनों का, कि क्या ये जो वोट शिफ्ट हुआ है दलितों का या ओबीसीज का बीजेपी से, क्या आपको लगता है कि ये वापस आ सकता है? इसकी गुंजाइश दिखती है? देखो बिल्कुल दिखती है, क्योंकि ये वोट 2014 में पड़ा है, 2019 में पड़ा है, ये 17 में पड़ा है, ये 22 में पड़ा है, तो ये मूवेबल वोट बैंक है। इसमें कैंडिडेट, इसमें SC/ST का वीडियो, इसमें गारंटी पत्र, इसमें सबका एक जैसे बताया वो मत दिया गया है। और क्योंकि योगी का काम सड़क पे दिख रहा है, आप किसी से पूछ लीजिए जो कहते हैं कि योगी का काम खराब नहीं है, उसमें सड़कें हों, उसमें स्कीमें हों, उसमें अयोध्या हो, वो सब कुछ है, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर हो। ये वाला रिजल्ट जो लोकसभा में दिखा है, ये आप विधानसभा में मेहनत करनी पड़ेगी, भाजपा को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जैसे कई बार ऐसा हुआ कि भाई बूथ अध्यक्षों की लिस्ट तो है, वो बूथ अध्यक्ष नहीं है वहां पर, क्योंकि वो बैठा है कि ठीक है यार चुनाव तो दूसरी जीत बात ही रहे। यह है कि जो समस्या अभी टिकट नहीं काटने की आई ना, अगर ये विधानसभा में इन्होंने यही गलती की तो विधानसभा में भी मुंह की खा जाएंगे, क्योंकि अगेन वही दुर्गति एमएलएस की है, लहर में जीत के आ गए हैं और कोई काम करने जैबे नहीं करता है। देखिए एक बड़ा दुर्भाग्य है भाजपा का, और ये भाजपा का दुर्भाग्य पूरे भारत में बहुत दशकों से, मैं सच बताऊं आपको, क्योंकि आप रिगार्डलेस ऑफ पार्टी लाइन, रिगार्डलेस ऑफ इलेक्शन देखिए तो हिंदुस्तान में पिछले 25-30 सालों में लगभग 50 से 2/3 सीटिंग एमएलए चुनाव हारते हैं, एमएलए और एमपी। ठीक है, जिन पार्टियों का अपना कोई कैडर बेस्ड सिस्टम नहीं है फीडबैक का, उनको ये क्षम्य है, जिनके पास में नहीं है। बीजेपी जिसके पास में मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होने का दावा करती है, सुशांत, छोटा सा 5वीं का बच्चा भी होता है ना, हर 3 महीने में उसका रिपोर्ट कार्ड घर आता है। आप इतनी बड़ी मातृ संस्था आपकी, जिसका कैडर, आपका अपना कैडर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का आप दम भरते हैं, और आपके एमएलए एमपी की रिपोर्ट कार्ड आपके पास में नहीं आती है। आपको 5वें साल क्यों याद आता है कि इस आदमी ने काम नहीं किया, इसका टिकट काटना है? आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए, साल 2 साल मतलब खराब आ रहा है तो वहीं पर जाके टाइट कीजिए, और नहीं समझ में आता 3रे साल में उसको पार्टी से निकाल दीजिए, उसकी सदस्यता रद्द कर दीजिए। यशन भाई, इसमें कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें ये हुआ है, जैसे अगर आप गुजरात देखें, मुख्यमंत्री प्लस पूरी पूरा कैबिनेट लॉक बदल एंड दी। बैरल सब भाई चीज़ वो ऐसा नहीं किया कि है, नहीं हो लॉक रहा है। स्टॉक एंड बैरल। हाँ। मेरा केवल ये कहना है कि जो हुआ है वो बहुत लिमिटेड हुआ है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के भी इसमें बात कर रहा हूं कि ये समस्या इनकी, जब ये हारते हैं, कारणों की संख्या वही होती है। अब ये नहीं समझ में आता कि संगठन के होते हुए अंदरूनी रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं जनरेट होते, हर 3 महीने में आप एमपी और एमएलए की क्लास क्यों नहीं लगाते, उनको टाइट क्यों नहीं करते। दूसरी पार्टियों को छोड़िए ना, हम दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, वो होंगे, आपको क्या समस्या है? ये जो यशवंत भाई ने एमएलए वाली बात करी, शायद ये एमएलए के घर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि मैं कई एमएलए, आपको पता है जब काउंटिंग होती है तो वो विधानसभा वाइज होती है, हाँ। है ना, एक रूम में जो हम कहते हैं कि 15 राउंड की काउंटिंग हो रही है, विधानसभा होती है, तो हर विधायक को पता लग जाता है कि मेरे यहाँ से जीत के पहुंचे, तो जिस के यहाँ से जीत के पहुंचे हैं वो अपने अपने सोशल मीडिया में डाल रहा है कि हमारे विधानसभा सेगमेंट से जीत गए। मैं कई विधायकों को उत्तर प्रदेश के भाजपा के देख चुका हूँ, 40-50 की हमारी वो विधानसभा से इंश्योरेंस जीत गए। पॉलिसी खरीद रहे कि भाई साहब हम नहीं थे भैया, हमारे यहाँ ठीक रहा, हम नहीं थे, पेपरों में छपवा के भेज रहे हैं। तो ये तो यानी कि ये पहुंच चुका है कि भाई किस विधायक ने जितवाया अपना क्षेत्र, वो भाजपा का समर्थक है, उसके लिए अच्छी बात ये है कि उसको कम से कम ये समझ में आ रहा होगा, ये देखकर मैसेज और ट्वीट वगैरह, कि मतलब कुछ तो कड़ा एक्शन होने वाला है, और ये जरूरी भी है कि भाई इस तरह की चीज ना हो। बल्कि किसी ने भी अपने ट्वीट में लिखा था, भाजपा हार गई तो बच गई, लंबे समय के लिए बच गई। नहीं तो बहुत लोग कह रहे हैं, नहीं तो क्या होता है, सब ठीक है, पर साइड क्या है
मैंने ये भी आज सवेरे सुना, एक बहुत अच्छे प्रोफेसर है विदेशी, ऑस्ट्रेलिया के हैं शायद, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने बहुत अच्छा टेक लिया कि इस जीत के कारण कांग्रेस के जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की गुंजाइश थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि वो तो खुश है ना, क्योंकि अब तो राहुल गांधी जी वापस पूरे उसके साथ में आ गए, कुछ है ही मैं नहीं। तो शॉक्ड हूं कि एक पार्टी जिसकी 3 राज्यों में सरकार है, कर्नाटक, वहां उसकी सीटें कम आई हैं। हिमाचल कांग्रेस की सरकार है, सुपड़ा साफ हो गया है। तेलंगाना बीजेपी ग्रो कर गई है 4 से 8। मध्य प्रदेश में आप क्लीन स्वीप है, कांग्रेस है ही नहीं। गुजरात में 1 सीट में आप अगर खुश हैं तो भगवान ही आपका मालिक है। उत्तर प्रदेश में आप किसी के कंधे पे बैठ के सीट ला रहे हो, बिहार में आप किसी के कंधे पे बैठ के सीट ला रहे हो, बंगाल में आप खत्म हो चुके हो, दक्षिण में बीजेपी घुस गई है, और उसके बावजूद कोई अगर ये कह रहा है कि राहुल गांधी बॉस महाराज की जय हो, तो भाई उनको तो नमन है। और मैं लगता है उनके सबसे बड़े दुश्मन वही है जो महाराज की जय हो कह रहे हैं। ये अगर वो बात मैंने ये बात आज बोली बरखा के भी शो पे, ये बात कि मुझे इस बात का डर है, और मैं ये बात लोकतांत्रिक उसमें कह रहा हूं, क्योंकि मुझे एक बात तो खुशी है इस पूरे इसमें कि विपक्ष कुछ बेहतर हुआ। अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष सबको चाहिए होता है, हमें भी ये पता है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात का ये डर ये है कि ये अपनी जीत को पूरी, मतलब विपक्ष अपनी बढ़ी हुई सीटों को, खासतौर पे कांग्रेस, गलत तरीके से एनालाइज करेगा। ठीक है, भाजपा के लिए अच्छा है, जो भाजपा के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी तरफ खतरा यह है कि जितना अभी तक मैं समझ पा रहा हूं, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को मैं जानता हूं कि वो जहां गलतियां होती हैं उन चीजों को लेकर वो गंभीरता से उस चीज को प्लग इन करने की कोशिश करते हैं। अब वो कैसे संगठन और उसमें कर पाएंगे ये तो देखना होगा, ये बात दूसरी है। नड्डा जी का जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट के बाद और रिजल्ट आने के बाद मुझे एक चीज जरूर लगी है कि ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल जो है ना लीवर्स के, वो एक बार फिर से वापस जाने वाले हैं। ये मेरा असेसमेंट है। तो वैसे मैं एक्सटेंशन पे थे, लेकिन वो क्या है ना कि जो नतीजे और जो क्षेत्र में टिकट में डिस्ट्रीब्यूशन में इस बार संघ का कोई इनपुट नहीं रहा, लिया नहीं गया, नहीं रहा, जो भी इस तरह की बातें आ रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद संघ ये इन लोगों को बोलेगा कि सरकार आपकी, आप चलाइए जैसे भी चलाना है, लेकिन ये जो है ना, ये हमारे हिस्से का है, अब आप छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे इसको। ये होने वाला है। दूसरी, जिस तरीके के लीडर्स पुराने बड़े अच्छे खासे जीत के आए हैं, शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके की मार्जिन लेके आए हैं, स्वीप लेके आए हैं, नितिन गडकरी आए हैं, राजनाथ सिंह आए हैं, ये लोग संघ के खांटी स्वयंसेवक से लेकर के तैयार किए गए हैं। इनमें से 2 लोग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है ना। अभी आज रिपोर्ट्स आ रही है शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, संभावना हो सकती है, मतलब अगर होता है तो स्वागत योग्य होगा, क्योंकि वो फिट करते हैं उस बिल को, उस चीज में, उस सीनियरिटी में। तो करेक्टिव स्टेप्स, मेरा जो मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता था कि करेक्टिव स्टेप्स लेने की क्षमता मोदी और संघ में ज्यादा है। नहीं, वही तो मैं शुरू में कह रहा था कि जिसको 240 आई है वो करेक्टिव स्टेप ले रहा है। हाँ, जिसको ये सोचना चाहिए कि हम 37 मिलकर भी मोदी की 85 सीट घटा पाए हैं, अब हमारे पास तो कुछ बचा नहीं अगला करने का, तो हम क्या करेंगे, वो पार्टी मोड में। बिल्कुल, ये हम सबको पता है कि तीसरा टर्म विश्व भर में आप मतलब इक्के दुक्के होंगे, मतलब मार्garet थैचर जो इतनी फेमस है, टोनी ब्लेयर जो अपने आप माने जाते थे, वो भी तीसरा टर्म नहीं ले पाए। नेहरू जी के समय क्या तो राजनीति थी, कौन तो विपक्ष था, कौन टीवी था, क्या जानकारी होती थी, तब चुनाव जीतना और अब चुनाव जीतने में तो मतलब हर बच्चा तो जर्नलिस्ट है। फिर कोरोना के बाद चुनाव जीतना, फिर मंदी के बाद चुनाव जीतना, ऐसा बल्कि स्टडीज हैं जहां पे भी कॉमन टैक्स सिस्टम आया, जीएसटी आया, वहां पे चुनाव हार गए लोग। जहां पे करेंसी चेंज हुई, जैसे बहुत यूरोप में देशों में करेंसी अपनी करेंसी से यूरो में चेंज हुई, वहां सरकार जब भी कोई बड़ा रिफॉर्म, बड़ा चेंज आया तो लोगों को जो भी दिक्कत आती है वो सरकार पे मर देते हैं कि भाई कोरोना में दिक्कत आई, कितने में अच्छा आपने मैनेज किया, सरकार दिक्कत। उस सब के बाद अप अगेंस्ट है ना विदेशी लॉबी, मतलब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वीडियो बना रही है वहां की पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर कि भाई इंडिया का इलेक्शन तो मैनेज्ड है, मतलब इस पूरी लॉबी के अगेंस्ट में चुनाव जीत के आ रहा है। यूट्यूब में मैंने तो ट्वीट भी किया था और कई लोग लिख रहे हैं इस इलेक्शन में यूट्यूब ने जिस तरह की भूमिका निभाई है इस इलेक्शन को लेकर, उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने ये बहुत देखा है, जो भी प्रो राइट बना रहे हैं वो कह रहे हैं हम 3 महीने से हमारे व्यू शैडो बैन हो गए, मतलब जहां पे मुझे 5 लाख व्यू आते थे 4 घंटे में, अब 50,000 आ रहे हैं। आप शायद आपके साथ भी होता है, के साथ हुआ। अब इसमें जो वो जिस तरीके जो इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं, उसकी तो महिमा अपरंपार है ही है, यूट्यूब के कुछ एम्प्लॉइज। लेकिन इसका पता है एक मुझे इस पूरे नतीजों की खुशी क्या हुई,
EVM हालांकि मानने को तैयार नहीं है भाई लोग अभी भी, हाँ, क्योंकि योगेंद्र जी उस दिन कह के गए सब कुछ ठीक है लेकिन शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। हमने कहा भाई इतना बड़ा करके दे दिया, अब और क्या शर्म आनी चाहिए? मतलब हद है यार, मतलब छोड़ दो ना भाई। इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, मुझे लगता है इन नतीजों से कम अभी चर्चा ही इसके खत्म बाद होनी में चाहिए। अब ये चर्चा दोबारा नहीं होनी और चाहिए। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आप जो है भ्रम में जी रहे हैं। और ये जब होगा तब दोबारा ये होगी जब होगा चर्चा। दोबारा जब होगा, होगा आप लिख के नहीं वो होगी। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठता है यशवंत भाई, या जो ईवीएम पे सवाल उठता है, वो इसलिए नहीं उठता है कि ये लोग हार रहे हैं, वो इसलिए उठता है, मेरा अपना एनालिसिस ये है, ये लोग इसलिए सवाल उठाते हैं क्योंकि ये जो ऊपर के इन पार्टियों के टॉप लीडरशिप बैठी है, इनको अपने आप को बचाना है नीचे के लोगों से। अपने कैडर में उनको ऐसा लगता है कि जब मेरा कार्यकर्ता मुझसे पूछने लगेगा कि यार तुम तो 3 बार में 100 सीट से ऊपर नहीं जा पा रहे हो, या तुम मोदी को रोक नहीं पा रहे हो, तुम किस बात के नेता हो, तुम हटो दूसरे को जगा दो, इस सवाल का जवाब वो क्या देंगे? वो यही दे सकते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, डीएम में गड़बड़ी है, इसलिए वो सवाल उठाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि बहुत ही मतलब विचित्र है। मैंने जिस दिन मुझे लग रहा था, इनफैक्ट डर दूसरा लग रहा था, मुझे डर लग रहा था कि अगर कहीं ये तीसरा मैंडेट बड़ा आ गया तो इलेक्शन डिनायलिज्म पे चले जाएंगे। इलेक्शन डिनायलिज्म खतरनाक होता है। देखिए क्योंकि हम एक बात समझें, 45% के आसपास एनडीए को वोट पड़ा, 55% आज भी नहीं पड़ा। और वो 55% को अगर आप इलेक्शन डिनायलिज्म पे ले जाएं तो देश जैसे अमेरिका में 50% पे अटका हुआ है और जूतम पैजार हो रही है, वो भूमिका बड़ी खराब है। हमारा देश का लोकतंत्र कम से कम इसलिए सुशांत नहीं जाना जाता था। लोग बुरे लड़ाई करके और इलेक्शन जीत के दूसरे दिन हाथ मिला करके मतलब और सत्ता का हस्तांतरण अच्छे से होता। कई देशों में इलेक्शन कोर्ट रूम में गए हैं, अगर वो नौबत अरे आती है यूएस में गए, यूएस में 2 बार मतलब प्रेसिडेंट का चुनाव कोर्ट में जाके तय हुआ। वो नौबत भारत में नहीं आने आनी की स्थिति में हो जाते अगर बड़ा मैंडेट मिल जाता तो। सच्ची बताऊं तो ये जिस दिन झटके जो दुख वो लग रहा था, अपना नंबर गड़बड़ हो गया वो मेरा एग्जिट पोल का, लेकिन बार बार मैं चूंकि जब मैं ईवीएम और उसके ऊपर मैं नॉन स्टॉप लड़ाई करता रहता हूँ, नॉन स्टॉप बोलता रहता हूं कि भाई ये नहीं संभव है। और दूसरी बात, इसी मुल्क में 10 साल में 50% से ज्यादा इलेक्शन तुमने नरेंद्र मोदी को इसी ईवीएम पे हराए हैं। और इलेक्शन डिनायलिज्म या ईवीएम के ऊपर मैंने यहां तक बोला, मैंने कहा भाई मेरे अभी 4 महीने बाद 4 बड़े राज्यों के चुनाव हैं, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड और चौथा हरियाणा। 4 में से कम 3 जगहों पे, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आप अच्छा फाइट देकर के विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हो, ठीक है ना। चौथा है आपका झारखंड में फाइट अच्छी होगी, लेकिन चूंकि बाबूलाल मरांडी आपका फेस अच्छा है इसलिए वो हेमंत सोरेन वाले प्रकरण की हो सकता है नेगेटिविटी को क्रॉस करके वो आगे ले जाए। आप क्या जवाब दोगे अगर कल के दिन उन 3 जगहों पे आप जीतोगे तो? कोई जवाब नहीं देंगे, कोई जवाब निकल जाएंगे, झाड़ के निकल जाएंगे। जयराम रमेश ने आज तक नहीं बताया किस 150 डीएम को अमित शाह ने फोन किया था। 7 दिन में बताऊंगा। ये सब में पढ़ने का ही नहीं है। देखिए ये बहुत, इन लोगों का हिसाब बहुत अलग है, उसमें नहीं जाते हैं। मुझे ये बताइए जल्दी से कि आपके हिसाब से राजस्थान में क्या गड़बड़ हुई है? देखिए राजस्थान, हम जब स्टेट में देखते थे तो ऑल्टरनेट आता था। 2018 में राजस्थान हारे फिर भी जीत गए। अभी 2023 में राजस्थान जीते तो लगता था बिल्कुल प्रोबेबल है। वहाँ पे जब आप बड़ा नेता विड्रॉ करते हैं, है ना, जैसे आपने वहाँ पे वसुंधरा जी को विड्रॉ करा तो उसका प्रेजेंस रहता है। तो अब भाजपा उस बात को, जैसे हम जो योगी आदित्यनाथ के साथ करते थे, जो बड़ा नेता स्थापित, देखिए भाजपा का जो कद है इसलिए बड़ा है कि वो लोकल लीडर को पनपने देती है। कांग्रेस के साथ क्या है कि शरद पवार निपटे, अगर शरद पवार बड़े होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा, वो पार्टी बना लेंगे। ममता बनर्जी बड़ी होंगी तो उनको हटा दिया जाएगा, वो अपनी पार्टी बना लेंगी। इसलिए वर्टिकल स्प्लिट्स हुए भाजपा में, लोकल लीडर को नर्चर किया गया। अगर लोकल लीडर को, अगर आप लग रहा है कि उसकी शेल्फ वैल्यू हो गई है तो उसको जिस तरह से मनाना है वो हाई हैंडेडनेस नहीं होनी चाहिए। वो विचार विमर्श मेरे ख्याल से वो पार्टी में वापस आएगा। जो मतलब आप कह रहे हैं राजस्थान में नए को मौका मिला और पुराने लोग नाराज हो गए। नए को मौका मिलना अच्छी बात है, नहीं, लेकिन क्वेश्चन है कि यही लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि यही मध्य प्रदेश में हुआ, शिवराज सिंह चौहान आपने लड़ाया, लेकिन मध्य प्रदेश में आपने विदिशा दी शिवराज सिंह चौहान को, और आपने मध्य प्रदेश में जिस दिन चेंज हुआ था मुख्यमंत्री, उस दिन से ये बात थी कि ये केंद्र में ले जाए जा रहे हैं, बड़ी भूमिका में ले जाए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश जो है एक्चुअली संगठन का राज्य रहा है हमेशा से। बल्कि लोग कहते हैं नागपुर से ज्यादा तो बड़ी हमेशा, आज से नहीं, सन 52 के चुनाव से मध्य प्रदेश जो है। ये किस्सा तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ना कि नानाजी देशमुख और रामनाथ गोयनका के बीच जब किचिर पिचिर चल रही थी कि भाई 67 के चुनाव के बाद में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बोले संगठन या चेहरा,
तो नानाजी देशमुख ने बोला चेहरा, और रामनाथ गोविंद का जो इंडियन एक्सप्रेस के ओनर और संस्थापक थे उन्होंने कहा नहीं संगठन चाहिए। उन्होंने बोला चेहरा, नानाजी बोला नहीं संगठन, संगठन कोर है और चेहरा हुआ। क्या बात करते, संगठन से कोई चुनाव जीतता क्या? हाँ जीत जाएंगे। क्या मुझे जिता दोगे? हाँ जिता देंगे। तो बोले अच्छा ऐसा है, चलो शर्त लगी तुम्हारे साथ में, बताओ, हम खड़े हो जाते हैं। और तो 70 के चुनाव में विदिशा में नानाजी देशमुख ने जाके बोला कि शर्त ये लगी थी कि तुम जाके केवल पर्चा भरो और बाद में विक्ट्री सर्टिफिकेट ले जाना, और वही हुआ। रामनाथ गोविंद का भारतीय जनसंघ के सांसद थे लोकसभा में, केवल इस शर्त के कारण। उनका भाजपा और कोई ना तो संघ के स्वयंसेवक थे और न वो तो नेहरू जी के समय में, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था उस समय, वो उनका नहीं। लेकिन जो वहां से कि नहीं संगठन ये फिक्स है, इसके ऊपर जयप्रकाश नारायण को किसी सब, तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट वाला मोमेंटम उस चीज से खड़ा हुआ था। तो मध्य भारत ये संगठन का भाजपा के लिए क्षेत्र रहा है। वहां पे संगठन से निकाल करके उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को खड़ा किया। उनको विड्रॉ भी करना था तो शिवराज सिंह चौहान एक सिपह सलार की तरह से, जो जैसे कहते हैं ना यस सर ऑर्डर मान करके कोने हो करके उनको लोकसभा का टिकट दिया। तो रैंक एंड फाइल में दो चीजों का एप्रिसिएशन हुआ। पहली बात, शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो ऊब थी रैंक एंड फाइल में भी, उनका यह हुआ कि नहीं हटाया जा रहा है। लेकिन ऊब थी, नाराजगी नहीं थी। उसका उन्होंने समाधान दिया कि इनको हम दूसरी बड़ी जिम्मेदारी में ले जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश ने लाइन लगा के वोट दे दिया शिवराज सिंह चौहान को। आपने सेटल किया ठीक से। आपने राजस्थान में नहीं किया ये चीज। वसुंधरा राजे को आपने हटाया। उसके बाद में क्या है, वो अपने बेटे को लोकसभा चुनाव जिताने के अलावा उन्होंने क्या किया? वहीं रही, आपने उनको ना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व किया, ना आपने उनको लंबा ये दिखाया कि नहीं हम आपको केंद्र में चाहते हैं। और अब तो 33% आरक्षण की बात हो रही है, केंद्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है, हम आपकी बड़ी भूमिका चाहते हैं। वो मैसेज नहीं दिया गया। और उसमें और भी थे, केवल यही नहीं थे, वो तमाम और भी इंटरनल फैक्शनलिज्म के बहुत मेजर था। तो वो उसका सारा प्रसाद जो है एक साथ। बंगाल में आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि बंगाल में प्रधानमंत्री की रैलियों में बड़ी भीड़ आई, पीएम अमूमन इस तरह की बातें नहीं बोलते, उन्होंने क्लेम किया कि भाई बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। तो बंगाल के जब नंबर आए तो बड़ा शॉकिंग था कि कैसे बीजेपी की सीटें घट गई। रिटेन भी करते तो एक बार आदमी समझता। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में यह हुआ कि जो 22 में विधानसभा चुनाव में जो कंक्रीट पोलराइजेशन ममता बनर्जी को हुआ था, वो ये लग रहा था कि लोकसभा के समय में चूंकि राष्ट्रीय फलक पे राजनीति कांग्रेस और लेफ्ट की ज्यादा होती है, वो वोट शेयर थोड़ा छिटकेगा। लेकिन वो छिटका नहीं। इसका मतलब यह है, अपनी सीट हारे। हाँ, इसका मतलब यह है कि एंटी बीजेपी पोलराइजेशन इज वर्किंग मोर देन द एंटी ममता पोलराइजेशन राइट नाउ। अब इसमें यहां से आगे जो शायद ममता बनर्जी को खतरा होगा कि जो 10% वोट अब लेफ्ट और कांग्रेस के पास में रेसिडुअल वोट बैंक रह गया है, वो दरअसल एंटी बीजेपी नहीं है, अब वो एंटी ममता है। यहां से अब अगर फर्दर डिसइंटीग्रेशन होगा तो दूसरी चीज, बंगाल की एक समस्या ये भी है उनके बीजेपी के लिए कि वहां की डेमोग्राफी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बिल्कुल। ममता बनर्जी 100 मीटर की दौड़ में 30 मीटर पे तो खड़ी हुई हैं, ठीक है ना, उनको, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब हाँ, और पूरे उनके उसमें 3 वो उधर के जिले में ज्यादा कंसंट्रेटेड है, लेकिन हर जगह पे है। तो 30 मीटर पे वो रेस शुरू कर रही है। अब आपने जो सवाल यूपी के लिए पूछा कि कमंडल पे मंडल भारी, तो वो तो वहां पर भी है ना। हम ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी 70 मीटर पे खड़े हैं, लेकिन ममता बनर्जी दम ठोक के कह सकती है कि हम 30 मीटर पे। अखिलेश भी मोटा मोटा कह सकते हैं, कि हम 25 तो क्या है कि यही एक इनकी पूरी। अब ये देखिए कि कितने कमाल की बात है कि अगर हम 100 करोड़ हिंदुओं का देश कह रहे हैं और जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगता है, विदेशी मीडिया छापता है कि हिंदूवादी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां हम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 100% हिंदुओं के वोट मिल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हर बार जीरो से शुरू करना है, उन्हें हर बार जीरो से शुरू करना है। लेकिन जो मोदी के विरोधी हैं उनको 100% मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, ये तय मान के चलते हैं। ये अच्छा, इसको मैं समहाउ, मुझे लगता है बहुत सारी चीजों में नेगेटिवली भी लिया जाता है। हिंदू पोलराइज नहीं होते या उस तरीके से नहीं हो पाते, ये नेगेटिव है या नहीं है, ये एक अलग बहस का विषय है। लेकिन मैंने समहाउ मुस्लिम कंसोलिडेशन को हमेशा लोकतांत्रिक उससे ही देखा है। मैं सच बताऊं, मुझे ये लगता है कि इतने बड़े मुल्क में आज भी माइनॉरिटी ने यहां पे 70 साल तक अपने वोट को इस्तेमाल किया अपने को सेंटर पॉइंट पे रखने के लिए, और वो आज भी सेंटर पॉइंट पे हैं।
केवल वोट की मेरा ताकत के मेरा कारण। आपसे विरोध है इस नहीं, बात विरोध पे। होगा। मैं और केवल मेरा उसे विरोध हासिल इस बात पर है कि आप सेंटर पॉइंट में रहकर आपने हासिल क्या अपने किया। हाथ नहीं, वो अलग विषय आपका है। बच्चा आज भी कश्मीर में पत्थर चलाता था और उमर अब्दुल्ला और या जितने भी परिवार थे उनके बच्चे जो है विदेश में पढ़ने जाते थे। आपका बच्चा आज भी जो है वो बहुत निम्न स्तर के काम कर रहा है, वो जेल जा सकता है, लेकिन जो आपका वोट ले रहे हैं उनके बच्चे जो है वो अच्छी पोजीशन पे हैं। एग्री टू दैट। वो उनको क्या हासिल हुआ ये वो जवाब दें। मैं बहुत आशावादी हूं, मैं सिल्वर लाइनिंग्स देखता हूं, मैं 2-3 सिल्वर लाइनिंग देखता हूं कि एक हिंदूवादी पार्टी के अगेंस्ट मुसलमान वोट दे, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं समझना कि ये होगा, अवश्यंभावी है। लेकिन वो आज भी वोट को अपनी ताकत मानता है एक लोकतंत्र के अंदर, ये एक मैं सिल्वर लाइनिंग देखता हूं। मुझे ये बताइए, जिन लोगों पे ये आरोप है कि वो मुस्लिमवादी पार्टी हैं, उनके अगेंस्ट जाकर हिंदू वोट क्यों नहीं करता फिर? ये हिंदू की समस्या है ना। नहीं, क्योंकि वो हिंदू रहता नहीं है ना, फिर वो पासी बन जाता है, वो शाक्य बन जाता हाँ, है, वो अपनी वो ना identity अयोध्या दिखाएगा। ना काशी, जीतेगा पासी। इसके तो बाद क्या अगर करेगा? अगर अब ये जो समस्या है कि वो क्यों नहीं, जब वो कमंडल के अंदर से मंडल फुदक के बाहर आता है, तो ये समस्या इस देश के मुसलमानों की नहीं है। अगर फुदक के बाहर आता है तो ये समस्या आपके अंदर की है, आपके समाज की है, आपकी राजनेताओं की है, आपकी नीतियों की है। आप इसको टैकल कीजिए जैसे भी करना है। पर ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में डिवीजन नहीं है, उसमें चाहे शिया सुन्नी हो, उसमें अशरफ हो, उसमें पसमंदा हो, पर वोट लेकिन देते वो वक्त वोट division देते नहीं। समय वो सारे डिवीजन भूल वो जाते हैं। डिवीजन नहीं है और वो क्लैरिटी ऑफ थॉट है। और वो मैं असल में, चाहे वो 14 और 19 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी का मुस्लिम वोटों के बावजूद जीतना, ये मैं लोकतंत्र की जितनी बड़ी विजय मानता हूं। मुझे लगता है आपके अपने भीतर खाने अगर दिक्कत होगी तो उनकी संगठनशीलता उनको जिता करके आपको परेशानी में खड़ा कर देगी। ये भी मैं लोकतंत्र की विजय मुझे एक मानता चीज हूं। और लगती है, ये भी अगर मैं दोनों ही चीजों को मैं लोकतांत्रिक नहीं, तरीके और से मैं देखता देखिए हूं। ये सबका अपना अधिकार है वोट देने का, मैं उसको गलत सही नहीं कह रहा, लेकिन मुसलमानों को अगर आप उनको उनको उनके वोट पैटर्न को अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि उनकी मोहब्बत स्ट्रांग नहीं है, उनकी किसी के प्रति नफरत बहुत स्ट्रांग है, वो तो स्ट्रांग बिल्कुल है। वो कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं कर रहे हैं कि वो मोहब्बत करते हैं, वो तो या अगर ऐसा ही होता तो वो शायद किसी ओवैसी को भी यूपी में वोट करते कि भाई ये तो बाबरी मस्जिद के लिए बोल रहा है, ये कह रहा है मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। उनकी नफरत इतनी स्ट्रांग है नरेंद्र मोदी के लिए कि उनको लगता है कि जो रोकेगा, जो स्ट्रांग होगा, हम उसको वोट करेंगे। और वो टैक्टिकल वोटिंग आज की नहीं है, वो हमेशा से वो है। हमेशा से। ठीक है ना। थिंग इज दैट कि दे नो हाउ टू ब्यूटिफुली यूज द पावर ऑफ देयर बैलेट टू go in the direction they wish to as a community. They can negotiate with that power और उस चीज को वो इस्तेमाल करते हैं। प्रशांत भाई, ठीक है। देश के विभाजन से चला आ रहा है। देखिए शांत, वो क्या हमेशा से लॉबिंग चला आ करके रहा देश ले है। लिया? मेरा केवल ये और कहना एक मैं सिंपल अपने एक electoral सिंपल जेल उदाहरण में और देता हूं, हम फिर आ जाएंगे रिजल्ट पर, कि आपने इतना भर भर के वोट दिया, लेकिन जब अखिलेश यादव को जीतने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने MY छोड़कर जो है वो उन्होंने बीजेपी वाला फॉर्मूला नहीं अपनाया, दिया लेकिन ना। वो granted मुसलमानों है। को 4 टिकट दिया। चार टिकट दिया। इसका 4 टिकट मतलब बहुत साफ है ना कि उनके लिए मोहब्बत आपके उनकी है नहीं, आपके लिए उनके अंदर दिल में नहीं है इसने। ठीक है। अब इसको आप कैसे पलटेंगे? 2 तरीके हैं, या तो आप और एग्रेसिव होकर के आप एक ये जाएंगे, दूसरा ये है कि भाई हमको पॉइंट जो प्रूव करना था हम आपने कर दिया इन दैट वे। मतलब जो कि आपको इस मुल्क में हिंदू वोट को एक ऐसी जगह मुकाम पे ले जाने का आपका मन था कि जिसके अगेंस्ट में फिर जाकर के कोई उस तरीके से बात ना करे, आप उस मुकाम पे पहुंच गए। आज की तारीख में मुझे ऐसा, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैंने एक आध बार बोला था ये बात को कि शायद नरेंद्र मोदी ने एक चीज जो स्थापित कर दी इस मुल्क की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कि प्रो मुस्लिम होकर के कोई भी चुनाव जीत सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप भाई देखिए ना, ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कितने एंटी हिंदू स्टैंड के साथ में इलेक्शन जीतना अब मुश्किल हो रहा है। इसीलिए जब अखिलेश यादव ये स्टैंड लेते हैं कि मैं मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दूंगा, तो वो ये इंश्योर करते हैं कि हम मुस्लिम कैंडिडेट दे करके और काउंटर पोलराइजेशन ट्रिगर करके हम इलेक्शन नहीं हारेंगे। यानी जो लोग ये सोच रहे हैं या देख रहे हैं कि आज बहुत सारी पार्टियों के नेता अलग अलग जातियों के जो हिंदू हैं उनके पास हाथ जोड़े खड़े हैं, उसके पीछे भी नरेंद्र मोदी का कंट्रीब्यूशन है। उस आदमी ने इतनी पॉलिटिक्स बदल दी कि वो लोग आज आपके सामने हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए खड़े हैं और आपको टिकट दे रहे हैं। एक और राज्य आखिर में चर्चा करेंगे जल्दी से, कि महाराष्ट्र जो है, वहां पर क्या फैक्टर आपको लगता है, और क्या ये संकेत है कि उद्धव ठाकरे को वापस लाना बीजेपी के लिए जरूरी है?
देखिए, उद्धव ठाकरे, पहली बात तो महाराष्ट्र की राजनीति में ना चॉक एंड चीज की तरह बंटवारा हुआ पड़ा है। दो क्या कहते हैं ना कि ऐसे घोल बना के अलग अलग परखंडी में रखे गए हैं जिसमें आपस में कुछ मिलान नहीं है, पूरा केमिस्ट्री केमिकल लोचा है। शिवसेना कांग्रेस के साथ में उतना ही विचित्र मिश्रण है जितना अजीत पवार भाजपा के साथ में। दूसरी चीज, जितना गलत किया जा सकता था महाराष्ट्र में, पूरा गलत हुआ। जिस समय शिवसेना रूठ करके जा रही थी कांग्रेस के साथ में, पहली बात तो ये कि आप न जाते, आप अपना नीचे करते, आप बना देते, और अगर इतना ही तोड़ने का मन था आप विपक्ष में बैठ जाते। आपको जोड़ तोड़, सवेरे 3 बजे शपथ लेना, शाम को मिला लेना, इसको तोड़ देना, उसको तोड़ देना, एक एवरेज भाजपा के समर्थक को ये तोड़फोड़ पसंद नहीं आया। और ये अभी नहीं बोल रहा हूं, अगर आप इंडिया टुडे MOTN का हमारे सर्वे देखिए, ये हम 1.5 साल से महाराष्ट्र का बिगड़ रहा है, हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है। आपको भी लग रहा है कि ये जो चल रहा है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है? ये लोगों को अब नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की छवि के साथ एक बड़ी स्वच्छता, एक बड़ी पारदर्शिता देखते हैं। और जब वो, क्योंकि कोई भी करता है, नाम नरेंद्र मोदी का आता है, उसको वो करते हुए बार बार देखते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में स्टार्टिंग में थोड़ा जस्टिफाई इसलिए हुआ क्योंकि उद्धव ने जिस तरह से एक तरह से विश्वासघात किया, वो जस्टिफाइड था। तो उसके बाद लगा। लेकिन उसके बाद जब ये होता गया, एनसीपी के टुकड़े हो रहे हैं, सिंबल इसको मिल रहा है, सिंबल उसको मिल रहा है, मेरे ख्याल से वोटिंग परसेंटेज कम उद्धव होने का रीजन ठाकरे ही के वही। जाने के बाद में अगर चुप आप बैठ जाते ना कि ये हमारे जनादेश का विश्वासघात करके गए हैं, तो पासी पलट गई होती। आपने जिस दिन अजीत पवार को लेकर के शपथ ग्रहण किया, वहीं से बिगड़ा मामला कि यार कुछ भी करेंगे आप। कुछ भी करोगे, कुछ भी। जो आपका कार्यकर्ता 40 साल से लड़ रहा है जिस सिस्टम के साथ में, जिन नेताओं के साथ में, आप लाके बस खड़ा कर दोगे कि हाँ ये खंबा है हमारा। वही बात है ना कि मैं कुछ भी करूंगा, हमारा कार्यकर्ता कहां जाएगा, ये तो हमारी जागीर है, आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। तो खंबा खड़ा करते करते, भाई देखिए ऐसा है, बनारस के आसपास की पूर्वांचल की सारी सीटें पिछले 2 चुनाव में लास्ट फेज में प्रधानमंत्री जाते थे और हाथ हिलाने से आसपास की हारी हुई सीटें कन्वर्ट हो जाती थी। अब आपने प्रधानमंत्री के फॉर्मूले को, उनको इतना, उनकी पॉपुलैरिटी को इतना ज्यादा अब्यूज कर लिया, उस पॉपुलैरिटी को, कि हम तो कुछ करेंगे नहीं और खंबा ही खड़ा करेंगे। तो हुआ क्या कि इस बार जो बनारस के आसपास के सारे खंबे थे, सबने उस पर तिलक लगाया। उसके बाद के जो उन्होंने बोला खंबे पे क्या किया जाता है, उसकी धाराएं बह के बनारस के अंदर तक आ गई। आपका भी मार्जिन कम हो गया। ठीक है, वही हुआ है महाराष्ट्र में। आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, अननेचुरल अलायंसेस करेंगे, जो आपके कैडर को पसंद नहीं आएगा वो करेंगे, तो आपकी मोरालिटी की तो खैर तकाजा खत्म ही हो जाता है। वो पार्टी विद डिफरेंस गई तेल लेने, लोग ये बोलते हैं। क्या पार्टी विद डिफरेंस बात कर रहे हो? सारे भ्रष्टाचारी लोगों को तुमने ले लिया। आनंद रंगनाथन उस दिन बहुत मजेदार बात कह रहा था कि दो वॉशिंग मशीन नहीं है, धोबी घाट है। अब जिसको भी लाओ, पटको 2 बार चला दो, पटको 2 बार चला दो, चलेगा क्या? आप किसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो? तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेना नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि ये इंपोर्टेड नेताओं के खिलाफ खींच जो है कार्यकर्ताओं की, पूरे देश में भाजपा के कार्यकर्ता। और सबसे बड़ी बात जो लोगों को नहीं समझ में आई वो ये कि मान लीजिए एक टीम में कोहली ना चल रहा हो, धोनी ना चल रहा हो, और मान लीजिए कि रोहित शर्मा ना चल रहे हो, और आप तब ऑस्ट्रेलिया से प्लेयर लेके आए, तो समझ में आता है। बीजेपी ग्रो कर रही है, आपको सीटें मिल रही हैं, आप पे लोग विश्वास कर रहे हैं। रखो ना, आप क्यों इतना उतावले हो गए कि तुम भी आ जाओ, तुम भी धैर्य रखो ना, हर कीमत पे, हर हालत में। देखिए, वो मजाक सुनने में बड़ा लगता है कि वो पाकिस्तान में हंग पार्लियामेंट आ गई और मोदी जी कह रहे हैं कान में, अमित शाह कह रहे हैं कि मैं कुछ मदद करूं क्या वहां पर। मजाक अपनी जगह पे है, लेकिन आपने जिस तरीके से गोवा में सरकार बनाई थी, गलत था। आपने उत्तराखंड में बच गए, क्योंकि उत्तराखंड में फिर भी उतनी तोड़फोड़ के बाद में भी पब्लिक का जनादेश आपके खिलाफ नहीं गया, बच गए आप। लेकिन हर जगह पे ये नहीं चलेगा। हर कीमत पे हमको सत्ता हासिल करनी है। ये जो एक एटीट्यूड रहा है, या एक जो ये मैसेज गया है आपके निर्णयों के कारण, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इस बात की आत्मविवेचना करनी ही पड़ेगी कि ये हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में अच्छा मैसेज नहीं गया है। और कार्यकर्ताओं के बियॉन्ड जो मिडिल ऑफ द ग्राउंड वोटर है, देखो एक कार्यकर्ता और एक वाला वोटर है, मान लो बीजेपी का 20%, वो वोट मान लो 20% के ऊपर का जो ग्रोथ हुआ है, वो कोई हिंदुत्व और संघ के कार्यकर्ताओं का तो ग्रोथ नहीं है ना।
वो तो मिडिल ऑफ द ग्राउंड वो थे जो पार्टी विद द डिफरेंस, विद द गुड लीडरशिप, क्लीन नीट, जो भी उनके सपने थे वो आशावादिता के कारण आपके पास में आए थे। अगर आप हर कीमत पे सत्ता लेने के फॉर्मूले पे चलेंगे तो उसका एक सेक्शन है जो उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, और महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय आपके। एक आखिरी प्रश्न आप दोनों से जिसका छोटा जवाब चाहूंगा शांतनु भाई जी। कि अब जब हम थोड़ा टॉप एंगल में इस नतीजों को देख रहे हैं, कहीं से आपको लगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नाराजगी है? 10 चीजें हमने डिस्कस की, उसमें एक बार भी मोदी के खिलाफ नाराजगी नहीं आया पूरे 1-1.5 घंटे के पॉडकास्ट में। तो क्या मोदी के खिलाफ नाराजगी कोई फैक्टर आपको लगा, और यहां से क्या मोदी और ऊपर ही जाएंगे या बीजेपी नीचे आ सकती है, आपको लग रहा है? देखिए, अगर आप कोई छोटा तर्क लगा सकता है कि नरेंद्र मोदी का खुद का वोट शेयर कम हुआ है ना, वो यहाँ हार गए वहाँ हार गए, ओवरऑल सीट कम हुई, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा हल्का सतही विश्लेषण एक होगा। चीज मैं जोड़ दूं, कई लोग कह रहे हैं कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी का वोट शेयर 63% था, जो 54 कुछ हो मार्जिन है, डिफरेंस है, वो कम हो गया कम है। हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी पिछले बार भी 6 लाख प्लस वोट पे थे, इस बार भी 6 लाख 6 लाख प्लस वोट पे हैं। पिछली बार ऑलमोस्ट 27 कैंडिडेट लड़ रहे थे, इस बार 6 प्लस नोटा था। तो जो एंटी मोदी वाले जितने वोट थे वो सब कंसोलिडेट उनके साथ। ठीक है, अब आप। हाँ, तो लेकिन जैसा चाहे यशवंत जी के सर्वे में रहा हो, चाहे मैं जितनी भी फील्ड में कहा, तो ये बात कि नरेंद्र मोदी से अच्छा लीडर कौन हो सकता है, इसका प्रश्न आपको इसका उत्तर मिलेगा ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में जो तीसरी बार प्रधानमंत्री आने में, जैसा हमने कहा कि वो मार्garet थैचर से लेकर टोनी ब्लेयर से लेकर कोरोना के बाद, मंदी के बाद, जीएसटी के बाद बहुत विलक्षण है। तो उसमें मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी ब्रांड को ज़्यादा खतरा नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी ब्रांड एक संगठन के साथ में है, बहुत सारे नेताओं के साथ में, उनको दे हैव टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। और यहाँ से मोदी ऊपर जाएंगे या यहाँ से नीचे आने की नरेंद्र मोदी गुंजाइश? जिस तरह के व्यक्ति हैं वो इसका विश्लेषण करेंगे, और करना शुरू हो चुका होगा। वो बूथ लेवल तक हो चुका, किस बूथ में कौन सी जाति है, कौन सा समूह है, हमें कहाँ वोट नहीं मिला, किस विधायक ने मिला। मेरे ख्याल से जो उनकी एनालिटिकल टेबल थी 2014 की, वो उसमें बिल्कुल रिड्रॉ करेंगे, और बहुत सारे हमको संगठनात्मक मेरे ख्याल से बदलाव दिखेंगे अगले 1 से 2 हफ्ते यशवंत में। भाई, आपको लगता है यहाँ से मोदी ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे? देखिए, जिस तरीके के व्यक्ति हैं, उनकी जो कार्यशैली है उसमें वो परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं, मतलब, और 100% देते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे, या तो इतना ही होता कि वो उस दिन शाम को कहते कि अब हो गया बहुत, भाड़ में जाओ तुम लोग, मैंने इतनी मेहनत की 10 साल, तो मैंडेट नहीं दे रहे हो, अपना रास्ता नापो, मैं अपना रास्ता नापता हूँ। जयराम जी की मतलब हो गया भाई, मैंने मंदिर बनवा दिया, जितना 3 काम करने थे 3 में से 2 तो कर दिए, 1 नहीं कर पाया, ठीक है, रात गई बात गई। लेकिन मुझे लगता नहीं, जो जिद है उनके अंदर, वो जो करने की जिद है कि जिस लक्ष्य पे मुझे पहुंचना हो, अब मुझे ये समझना जो दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये 5 साल वाला अब जो मैंडेट है, ये शेकी मैंडेट जिसे कहें, जिसमें आप हमेशा 2 बैसाखियों पे खड़े हैं, और दोनों बैसाखियां हिस्टोरिकली कभी स्टेबल नहीं रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब एक तो बैसाखी में मानने को तैयार ही नहीं हूं, बिहार वाली, क्योंकि उनका तो कल सवेरे या 1 घंटे बाद का भरोसा नहीं रहता। दूसरे वाले भी हमने देखा है मल्टीपल टाइम्स पे दाएं बाएं हुआ है। तो यहां से ऑनवर्ड मैं बहुत सोचा कि क्या लाइन हो सकती है आगे। तो मुझे एक चीज ये समझ में आई, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। कोविड के कारण सेंसस डिले हुआ, पानी खत्म होगा करीब करीब 15 अगस्त के आसपास, उसी के आसपास सेंसस का काम शुरू होगा। सेंसस ये भारत का पहला होगा जो डिजिटल होगा, यानी डेटा सारा कलेक्शन पूरा टैब और इसके थ्रू होगा। पहले के सेंसस में 3 साल लगते थे क्योंकि डेटा टेबुलेशन में बहुत समय लगता था। अब डिजिटाइजेशन होने के बाद में सेंसस 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आपका तैयार हो जाना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 2025 दिसंबर तक सेंसस की टेबल्स आपके हाथ में होंगी। 2026 में कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है डिलिमिटेशन के लिए, 2008 के बाद में अगली 2026 में, और 33% आरक्षण के साथ में वो भी होना है। महिलाओं के लिए रोटेशनल सीट बढ़ेगी, या 1/3, जैसे SC और ST के लिए सीट सुरक्षित हैं, वैसे महिलाओं की 1/3 सीट बढ़ा करके सुरक्षित कर दी जाएंगी। मतलब कुल जमा जो होगा ये 2026 का डिलिमिटेशन आते आते अंत तक ये मामला ऐसा पक्के तैयार हो जाएगा कि महिलाओं के लिए आरक्षण हमने वादा किया था, तो ये अब अगले 5 साल बाद मिले, इसको क्यों लेके जाएं? अगर करना है तो रीबूट का बटन, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नए डिलिमिटेशन, महिलाओं के रिजर्वेशन, इन सब के साथ में आप रीबूट का बटन दबाइए, और 2026 के लास्ट या 2027 की शुरुआत में आप
नए पार्लियामेंट के लिए नया मिड टर्म नहीं होगा, वो मैं क्या कह रहा हूं, वो मिड टर्म नहीं होगा, वो नई पार्लियामेंट के लिए आप एक नया मैंडेट मांगने के लिए जाइए। अगर आप इस बीच में कोई बहुत बुरा कुछ और नहीं होता और आप इकोनॉमी ठीक से करके चलते हैं, आप बाकी जो कुछ चीजें हैं जिनको आप लाइन अप करते हैं, बड़े रिफॉर्म्स तो नहीं, देखिए फार्म रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, मैं आपको बहुत साफ बोल रहा हूं, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी फ्रिज के अंदर चला गया, क्योंकि आपके पास में अपना मैंडेट है ना, आपके अलायंस पार्टनर्स इस बात को लेकर के बहुत खुश होकर वैसे ऐसा कुछ आया कि जेडीयू ने कहा है कि अग्निवीर को रिकंसिडर करो, लेकिन यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन में हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर उन्होंने बोला है और ये तैयार हो जाते हैं टीडीपी वाले तो बात दूसरी है, लेकिन अगर नहीं होता और इस पर भी बात नहीं चलती तो प्योरली ऑन गवर्नेंस आप इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पे ध्यान दीजिए, जो योजनाएं हैं उनको ठीक से इंप्लीमेंट कीजिए और पीछे से इन चीजों को करके आप चाहें तो 2027 के पहले आप मतलब पहले क्वार्टर में आप फ्रेश मैंडेट के लिए चले जाइए। अगर आपको सरकार चलाने में दिक्कत आ रही है और आप अपने आप को हैंडीकैप्ड महसूस कर रहे हैं तो, और अगर नहीं कर रहे हैं और वास्तव में अलायंस पार्टनर अच्छे से आपके साथ में चलते हैं और आप अगर इन अलायंस पार्टनर्स के साथ में यूसीसी इंप्लीमेंट कर देते हैं तो क्यूडोस, तब तो मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा गठबंधन धर्म के साथ में आपने निभा दिया है तो और भी अच्छा है, कम से कम भविष्य में और पश्चिम के उसमें और इसमें इतिहास में ये नहीं लिखा जाएगा मोदी यूज्ड हिज ब्रूटल हिंदू मेजॉरिटी टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये शब्द मेरे आज तक नहीं समझ आया, ब्रूटल मेजॉरिटी, ब्रूटल हिंदू मेजॉरिटी टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल इन बैसाखियों के साथ हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा कि कम से कम इसमें हिंदू ब्रूटल मेजॉरिटी का कोई योगदान नहीं था, कंसेंसस था, लोगों ने साथ में आके बोला और उसको इंप्लीमेंट किया, तो रास्ते ये हैं सामने। मुझे लगता है उनको कभी विदेशी मीडिया को एक बार समझाना चाहिए कि आपको ना ऐसे लिखना चाहिए कि मोदी यूज ब्रूटल हिंदू मेजॉरिटी वगैरह वगैरह, और ब्रूटल पे ना जब आप क्लिक करें तो उसमें खुल जाए कि ब्रूटल राजपूत कायस्थ फलाना ढमकाना इतनी जातियां, हाँ। बाकी पासी और ये और वो इधर उधर करके वो नहीं थे इसमें। ब्रूटल ना मथुरा ना काशी जो भी है चलेगा। तो ये एक हमने एक प्रयास किया है कि इन चुनावी नतीजों को थोड़ा टॉप एंगल से देखें, और मुझे लगता है कि जो लोग बहुत नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, और उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को पसंद करने की उनकी वजह देश के प्रति जो समर्पण है लोगों का कि देश में कुछ अच्छा हो, वो लोग इस आप दोनों का जो बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन रहा है उसको समझेंगे कि कोई क्रिटिसिज्म नरेंद्र मोदी का नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म किसी राहुल गांधी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि देश में क्या चीज़ें हुई हैं उसको हमने समझाने का, बात करने का प्रयास किया है। और यहाँ से बीजेपी नरेंद्र मोदी आगे जाएंगे, ये दोनों को उम्मीद लगती है। आपको ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आपकी राय क्या लगती है इन नतीजों को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।